सर स्टार्ट करें, लाइव स्ट्रीम करें। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। सर, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अगर अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जो अभी GSTR 9 हम फाइल कर रहे हैं, या ओपन हो चुका है पोर्टल, जी तो कुछ बिल हमारे छूट गए हैं मार्च में फाइल करने से, जो फाइल नहीं हुए थे पोर्टल पे। सर, उसको मुझे लगता है अंकित जी ज्यादा बता पाएंगे, मैं जीएसटी ओके को सर, शायद ओके, नहीं देख पाऊंगा। नो इशू सर, नो इशू, नो इशू, ओके। जी 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 आंसर्स जितने भी क्वेश्चंस के हैं ना, हर्ष जी, एम आई ऑडिबल? जी सर, यू आर ऑडिबल सर। तो सर अपने मतलब कैसे कर रहे हैं, मतलब पहले अपने जो मैंने पीपीटी शेयर कर रहे हैं उसके पे डिस्कशन थोड़ा कर लें, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लें, या सीधे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आंसर पे, एज यू लाइक। विकास सर, एक्चुअली क्या होता है, हाँ, 4:30 से 5:30, 4:30 से 5 बजे तक रहेगा अजय सर का सेशन। 5 बजे से आपका सेशन चालू होगा सर। ओके ओके, फाइन फाइन है ना, फाइन, ये अजय सर इनकम टैक्स पर आज आपके सामने उद्बोधन दे रहे हैं। ओके और अगले अगले हफ्ते अंकित जी होंगे जो 4:30 बजे से बोलेंगे जीएसटी के ऊपर। मेन सेशन हमारा 5 बजे से चालू होता है। तो आप ओके। साथ साथ जुड़े रहिए, और अपन इस पर डिस्कशन भी चलते चलेंगे, और आप सुनते हुए चलिए। जरूरत पड़े तो आप भी अपना ओपनिंग रख एक्चुअली सकते जीएसटी हैं। 9 का क्वेश्चन था, तो मैं देखा कि शायद जीएसटी वो स्टार्ट कर रहे हैं पहले वो आप क्या लोग। होता सर, है कि वो आप उसको प्लीज एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं सर जीएसटी नहीं देखता हूँ। अगर इसका जवाब आप देना चाहें तो दे दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, बताइए क्या क्वेश्चन था उनका। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर, कि जो हम मार्च में हमारे बिल छूट गए हैं पोर्टल में फाइल करने के लिए, हम्म। तो हम उन बिलों का अब इस टाइम ऑडिट चल रही है, सब कुछ ऑडिट एंड होने वाली है, बिल छूटे हैं, फाइल करने हैं, तो क्या उनका टैक्स पे कराना कंपलसरी है, या आईटीसी भी सेट ऑफ कर सकते हैं, हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं? आपके जो मार्च के बिल छूटे हैं वो क्या अभी जीएसटी ना, अभी GSTR 1 और 3B में अभी के महीने में फाइल कर रहे हैं आप? जी, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में कर रहे हैं आप? रेफर जी करिए सेक्शन 39(9) को। जी। रीड विद सर्कुलर नंबर 26/26 2017, 29 दिसंबर 2017। नोट डाउन कर लीजिए सर आप। ठीक है। ये सारे इनवॉइसेस आप GSTR 1 के अभी जमा दे दीजिए, और हम्म। 3B में उसको इनकॉर्पोरेट करके उसका पे कर दीजिए। आईटीसी से आप पे कर पाएंगे? आईटीसी से एडजस्ट कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल कर पाएंगे सर आप सेक्शन बस 39(9) रीड जी। विद सर्कुलर नंबर 26/26 2017। ठीक, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। ओके। अजय सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, असेसमेंट ईयर 23-24 में ऑडिट हुआ था मेरा, जी और असेसमेंट ईयर 24-25 में वो 44 एडी में रिटर्न दाखिल हुई। 23-24 में मेरा जो ऑडिट हुआ था बिकॉज ऑफ लिमिट हुआ था, या 44 एडी के ब्लॉक के कारण हुआ था? नहीं, वो नॉर्मल ऑडिट हुआ था, सेल ज्यादा थी। नहीं तो फिर वो लिमिट के कारण हो गया था। हाँ जी। लिमिट के कारण हुआ था, 44 एबी सब क्लॉज 1 के कारण हुआ था। जी 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 जय जी सर, सर। एक और स्पीकर बंद कर लीजिए, आपके हाँ, मैं दोनों वही, स्पीकर ओपन है। यस, मुझे लगता है वही कुछ करना पड़ेगा मुझे। जी जी सर। हाँ, अब सही आवाज आई। तो जी असेसमेंट ईयर 24-25 में मेरे पास 142 का नोटिस आ गया। जी अच्छा, उसका रीजन पता चल सकता है? फेसलेस है रीजन, मुझे कहाँ से पता चलेगा रीजन? सर, 143(2) तो मेरे हिसाब से अभी तो नहीं आएगा, वो तो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द 142 का 142 का आया है। 141 तो कोई इन्फॉर्मेशन कॉल फॉर की होगी उन्होंने केवल, जी जी जी। तो उसमें तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कॉल फॉर की है, अभी तो कोई ये हाँ नोटिस हाँ, नहीं, अच्छा नहीं, मैं कह रही इन्फोर्समेंट मेरे से क्यों मांग रहे हैं, कोई रीजन पता चल सकता है या कुछ नहीं अभी? सर देखिए, अभी कोई आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, केवल वो इन्फॉर्मेशन कॉल फॉर कर रहे हैं। या रीजन ये हो सकता है कि मैंने असेसमेंट ईयर 23-24 में ऑडिट कराया, और मुझे 5 साल तक उसी में रहना था।
नहीं सर देखिए मैंने अगले साल 4480 भर दिया। सर वो 4480 का सब क्लॉज 4 को अगर देखेंगे, अगर वो ब्लॉक के कारण फाउल करता है तो आपको 5 साल तक कराना पड़ता है। बट अगर इस लिमिट करना उससे पिछले सालों में अगर आप देखें तो वो 4480 का ब्लॉक 44 आपने ऑप्ट किया हुआ था। हाँ 4480 ऑप्ट किया हुआ था। तो उस तो फिर मेरे को लगता है 5 ईयर का ब्लॉक लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बाहर निकल सकते थे। वो ब्लॉक शायद उसी ब्लॉक के पीरियड में ही आपने फिर ये नॉन ऑडिट में जाकर 4480 की रिटर्न फाइल कर दी, इसीलिए ये शायद क्वेरी आई होगी। अच्छा असेसमेंट ये जैसे 24-25 में मैंने ऑडिट करा, नॉन ऑडिट में करी है 4480 में, तो क्या असेसमेंट 25-26 में भी मैं 4480 में जा सकता हूँ? सर वो ब्लॉक पर देखिए, वो ब्लॉक 5 ईयर वाला ब्लॉक था, उसके बाद फिर आप बाहर निकल सकते हैं। वो ब्लॉक आपका कब से स्टार्ट हुआ था? ब्लॉक तो मेरा असेसमेंट 24-25 से ही हुआ शुरू। 24-25 में तो सर आपका 4480 के कारण नहीं हुआ, वो तो आपका लिमिट के कारण हुआ है सर। अच्छा 4480 की सब जो आपका टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़ से ऊपर रहा होगा, या जी उसमें 5% के ट्रांजेक्शन कैसे ज्यादा रहे होंगे, इस कारण से उसमें आपने ऑप्ट की होगी। जी। है ना? तो उसका मेरे को या तो टर्नओवर वगैरह भेज देना, मैं आपको बता दूंगा क्या रीजन है, या 142 देख दे। उस 142 में तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि क्या चीज हाँ है, तो उसमें रीजन तो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि कोई एक्शन तो लिया नहीं, केवल आपसे इन्फॉर्मेशन कॉल फॉर ऐसा कर ना रहे सर, हैं। ऐसा असेसमेंट 23-24 में मेरी जो टर्नओवर थी लगभग 2 करोड़ थी। हाँ तो 23-24 में असेसमेंट लगभग 2 करोड़ पे तो 4480 था मेरे पास। हाँ हाँ तो 24-25 में मेरी बहुत डाउन हो गई किसी वजह से, सिर्फ जो है ना 90 लाख रह गई। सर मुझे लग रहा है आपका आपका जो केस है, जो अपरेंटली मुझे लग रहा है वो ब्लॉक के कारण आपको ये हो रहा है। आपने ब्लॉक में थे, चाहे आपका टर्नओवर 90 हो गया था, तो इस कारण से शायद आपको ऑडिट ऑप्ट करनी पड़ेगी। तो और ऑडिट आप ऑप्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने ऑप्ट आउट कर लिया था, 4480 ऑप्ट आउट कर लिया होगा शायद। जी ऑप्ट आउट कर लिया था। नहीं, मैंने तो कोई ऑप्शन तो ऐसी मेरे को दिखी नहीं। हमने नॉर्मली जैसे पहले इनकम ऑडिट इनकम करी। वो सर वो इनकम सर, इनकम जो ऑफर करी होगी वो नॉर्मल बिजनेस इनकम का आपने करी होगी, शायद 4480 से नहीं की होगी। हाँ असेसमेंट ये 23-24 में तो मैंने नॉर्मल में करी थी। 23-24 तो आप नॉर्मली करेंगे, क्योंकि ऑडिटेबल केस हो गया। मुझे ऑडिट लग रहा है उसका टर्नओवर 2 करोड़ से असेसमेंट ऊपर था। 24-25 मैंने 4480 में करी थी। तो सर वो शायद मेरे को लगता है कि आपको 22-23 में भी आपने 4480 में रहे होंगे, तो वो ब्लॉक के कारण आपको ये फिर ये शायद नोटिस शायद आया होगा। बट इसके कंटेंट्स आप मुझे बता सकते हैं क्या लिख के आया है? इसमें मेन तो वो मेरे से पूछ रहा है परचेज बताइए आपने। मेन हाँ तो परचेज की लिस्ट मांगी है उसने मेरे से। नहीं सर, फिर मुझे और लगता है बैंक की डिटेल मांग रहा है, सारे बैंक दीजिए आप मुझे। और बैंक में आप जो बिजनेस से संबंधित ट्रांजेक्शन है उसे हाईलाइट करिए। अपरेंटली मुझे लग रहा है सर, ये ऑडिट से रिलेटेड अभी नहीं मांगी उन्होंने। जो आपका इश्यू था कि ये 4480 ऑप्ट कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन रहा होगा, परचेज का होगा, ऐसा नहीं हो कोई बोगस या कोई सस्पिशियस डीलर के साथ ट्रांजेक्शन हुआ हो। अच्छा, अभी तो मेरे को ऐसे जीएसटी का नोटिस तो इससे आया नहीं बोगस से संबंधित जीएसटी नहीं, कोई। इनकम टैक्स में किसी से अरे किया हो तो हाँ, अब मुझे पता नहीं ना बोगस का कोई नोट मेरे नहीं पास तो नहीं सूचना नहीं नहीं नहीं, है। उसको उनके पास होगी इन्फॉर्मेशन सर। अच्छा उनके पास हो सकती है। उनके आपके लिए नहीं कह रहा मैं, उनके पास किसी सप्लायर से किया हो, बोगस हो सकता है, या कोई सस्पिशियस सप्लायर हो सकता है, या उसका कैंसिल वगैरह हुआ, जीएसटी से कोई रिपोर्ट किया है, इसलिए शायद इसीलिए शायद वो परचेज उसको वेरीफाई करना चाहते हैं। सबसे अच्छा चलो सर, एक दूसरा क्वेश्चन है। मेरा लिकर का काम है जी और असेसमेंट ये 24-25 में मेरे ऑडिट से पार्टनरशिप फर्म है, ऑडिट से गई थी रिटर्न, और अगले साल मेरे पास लिकर का टेंडर ही नहीं आया। जी पार्टनरशिप फर्म अभी रनिंग में है, तो क्या मुझे उसकी असेसमेंट ये 25-26 में नील की रिटर्न भरनी है मुझे पार्टनरशिप रिटर्न की? तो आपकी जाएगी सर, पार्टनरशिप फर्म की अरे हम लोग से तो नहीं ले रही है, नील की जाएगी। हम लोग को नहीं ना मिला है। थोड़ा सा डिलेड रिटर्न हो गई, क्योंकि उसकी शायद डेट थी जो 15 अक्टूबर 15 हाँ सितंबर जहाँ डेट। हाँ जी लेट हो गई, अब लेट फीस के साथ जाएगी अब। हाँ वो 1000 रुपये 139.4 में रिटर्न जाएगी उसकी। जी 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 सर। जी वो जो पुराना मॉडल जीएसटी बढ़ाया कैसे? गाड़ी जो लिया है ना, जो लड़का लेके गया नहीं लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल इरशाद अहमद जी अपना माइक बंद कर लीजिए। इरशाद अहमद जी माइक बंद कर लीजिए अपना। नहीं डाला और जीएसटी इरशाद अहमद जी, आप नहीं समझे ना, हम गाड़ी खरीदने गए, इरशाद जी अपना GST माइक कम बंद कर दिया, लीजिए। दाम बढ़ा, गाड़ी बन रही है, उसपे GST इरशाद जी बढ़ाया। अपना माइक बंद कर लीजिए। सर्विस पे हाँ, नहीं ये सब रहे। कीजिए आप। और इससे ज्यादा जितना घटाया उससे ज्यादा इरशाद अहमद जी अपना माइक बंद कर लीजिए। नुकसान हुआ है, क्यों बना दिया? लाइव लाके गवर्नमेंट अरे माइक बंद करने को बोला, वीडियो बंद करने को नहीं हाँ बोला। तो आइए 66% चाहे पहले भी 66% मिलता रहा, आज भी आज भी लेकर इरशाद अहमद जी, 8 रुपये उठाए तो हाँ इनके सब उनका टोपी उनके सब एक दुकान लगे, GST कम क्या चले सामान ले नहीं, जैसा इसमें ये हो गया कि अब
कुछ चीजों में हमें फायदा हो गया, इरशाद कुछ चीज अहमद में आपको जी, नुकसान हो गया, हाँ ये ऐसे किया, बस यही किया। अरे घुमा फिरा इरशाद ये अहमद कुल जी, मिला जुला कर के गुमराह कर रहा, लड़ा रहा है सरकार, हर्षद सरकार लड़ा समझ में रहा है। आ रहा है कि माना जीएसटी घटावा इतना फायदा होना कुछ भी अब जैसे इरशाद अहमद सर, जिसका घटा जिसका मुनाफा समझ में आ रहा है, जैसे इनको पहले 5 रुपया बचता था, अब 9 रुपया बच रहा है, हाँ। तो ये तो कहेंगे ना कि हाँ हमारे लिए फायदा हो गया। हाँ। भले ये मार्केट में वही रेट से बेच रहे हैं, हाँ। मार्केट वैल्यू वही है, लेकिन इनको फायदा ज्यादा बढ़ा ना, तो ये तो कहेंगे ना मोदी जी बढ़िया काम कर दिए। हाँ। अब इनके कहे का असर बा कि 4 ठे जो विवादित पर्सन है ना, उन्होंने हाँ। हम मोदी जी हर्षद थोड़ा मुझे वो अब बना ये दीजिए, सेगमेंट के बाद 28%, हर्षद सेगमेंट के बाद 28%, मुझे एडमिन बना दीजिए 1 मिनट के लिए। सेगमेंट का 28%, हमारा 10 हटाया 18 बचा, अब 18 हो गया। अब 18 10% मांगे 400 रुपया बोरी के हिसाब से, तो 40 रुपया घटा, अब वसूली कर रहा है, मगर फिर भी वही तो अब वसूली करा था तेरे पान पत्ता पे, इरशाद अहमद जी, थोड़ा टोबैको माइक हो बंद गया। कर लीजिए अपना। अच्छा लगता है। नहीं पहले से बढ़ा दिया ना, सिगरेट उगरेट जो पहले सस्ती मिल जाती थी, हाँ। अब नहीं मिलेगी, अब बढ़ के ही मिलेगा। चलिए सर, उनको आप हाँ? एडमिन आप बंद करके उनको पेट्रोल म्यूट तो कीजिए। एक्चुअली मैं एडमिन नहीं हूं ना सर, नहीं तो मैं गाड़ी पेट्रोल रखता तो हूँ। पेट्रोल तो जो है हाँ सर उनको को फोन हरमूद करिए, उनको रखा है बोलिए ना, ना आपको एडमिन हर्षद थोड़ा बनाएंगे। मुझे एडमिन बना सारा दीजिए। योगदान उनको हर्षद लेना है ना, वो उससे शेष से कमा ले रहे हैं ना, उसमें शेष देता है ना, उसमें शेष मिल जा रहा है ना उनको। अरे हमको हो गया, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, प्लीज कंटिन्यू। हाँ ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन किसी का सर? अजय सर, आप ही कोई चर्चा कर लीजिए, कोई क्वेश्चन सर नहीं। मुझे लगता है कि अगर वैसे तो अच्छा, ये कोई सवाल ही नहीं है, तो जीएसटी के समय इश्यूज ज्यादा हैं। मुझे लगता है कि एक मेजर इश्यूज इस समय चल रहा है, इस समय शोकोज नोटिस इनकम टैक्स में जो प्रोसीडिंग ऑनगोइंग प्रोसीडिंग चल रहे हैं, उसी में मैक्सिमम आ रहे हैं इस समय। जी सर। अगर उससे कोई रिलेटेड है तो कोई किसी भी चीज का, तो हम उसको चर्चा कर सकते हैं कि उसका जवाब कैसे हमें देना चाहिए, उसको पर पैरा वाइज पैरा उसको कैसे रिप्लाई दें, केवल उसको केवल रिपीट ना करें हमने जो पहले दिया हुआ है, उसके स्पेसिफिक क्वेश्चनों का केवल हम आंसर दें। और उसमें एक मेरे हिसाब से जो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फेसलेस स्कीम की हमें मिलती है, वो हम सभी को मांगनी चाहिए। तो ये वीडियो वाला जो ऑप्शन है वो इजीली हो जाता है कि वो सर वो हर केस में मैंडेटरी देते हैं, और मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर वो उस दिन वर्क नहीं करता, मैं ईमेल लिख उनको ईमेल भी कर देता हूँ, वेब करके जो ईमेल आईडी है उस पोर्टल पे डाल देता हूँ, नेक्स्ट मुझे अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल जाती है। अच्छा अच्छा और अच्छा। ये बहुत अच्छा है, उन लोग अच्छे से सुनते हैं, ये ऐसा नहीं है केवल एक फॉर्मेलिटी, वो सुनते हैं और उसके बाद आप रिपीट सबमिट कर सकते हैं। और इसमें ये भी है, जो आप फेसलेस में आप जो आप अपॉर्चुनिटी लेते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम भी है, आप उसकी कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं अच्छा अच्छा कि अच्छा। आपने क्या बोला था और उन्होंने क्या जवाब रहा था, क्या क्वेश्चंस थे। हम्म। तो इसको मेरे को लगता है इसको हमें बहुत जरूर से एक्सरसाइज करना चाहिए। सर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रिप्लाई दिया था। जी ये उन्हें वो मांगा था, बोले डिटेल दे दीजिए वकील साहब इनकी, बोले जो जो डिटेल अवेलेबल है। जी रिप्लाई फाइल कर दिया उन्होंने, कार्डिंग जो उन्होंने मांगा था। जी उसके बाद अभी मैंने लॉग इन करके देखा था, तो प्रोसीडिंग जहाँ की वहीं रुकी है, अभी कुछ वो नहीं दिया। सर, वो अभी अपना टाइम ले रहे होंगे ऑर्डर पास करने के लिए। हाँ मार्च एंडिंग तक दिखा रहे हैं सर ऑर्डर तो के लिए। हाँ, वो क्योंकि टाइम बारिंग में उसको मार्च होगा, तो वो अभी केवल उनको बिकॉज वो होल्ड करके होल्ड कर लिया। बट मेरे को लगता है कि जिसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, बाय एंड लार्ज उसका नेक्स्ट मंथ तक ऑर्डर आ जाता जी सर। है ना, उसका आ जाता है। बट उससे पहले आपके पास एससीएन आया होगा, एससीएन में वो सब चीजें मांगते हैं, क्योंकि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो एससीएन पे ही बेस्ड होती है जनरली, बराबर है सर। है ना। तो आपने एससीएन में उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे होंगे, आपने उसके शायद जवाब दे जी ही जी दिए होंगे, जी, बराबर है सारे है ना। तो मेरे को लगता है वो प्रोटोकॉल। असेसमेंट ऑर्डर ही रहेगा। फर्दर एक दो केसेस में मेरा ये भी रहा है कि उन्होंने मेरे को सेकंड एससीएन भी दिया है, जी सर। वो भी दे देते हैं। जी उन्हें सर्टिफिकेट मांगा था बैंक का, आप बोले आप वो बाद में कॉन्फ्रेंसिंग के बाद बोल रहा था, आप जो दावा कर रहे हैं बोले उसका प्रूफ दे दे, तो मैंने बैंक से वो सर्टिफिकेट अपलोड करवा दिए थे। हाँ, तो उसका वो आपस को रेफरेंस देना चाहिए कि इन रेफरेंस टू योर एससीएन मीटिंग योर गुड सेल्फ हैज आस्क्ड फॉर दिस, और उसको अटैच कर देना चाहिए। राइट सर। जी जी जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अजय सर, एक नोटिस मैंने आपको व्हाट्सएप किया है अभी हाँ जी। हॉट एंड सर हॉट। सर 1 मिनट सर, अभी सर मेरे को खोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को 1-2 मिनट लग सकते हैं।
आज ये फोन से ही मैंने ऑन किया ना सर, वो लैपटॉप पे शायद अच्छा वीडियो का कोई अच्छा इशू अच्छा आ अच्छा रहा था ना अच्छा सर, ओके तो ओके ओके वीडियो से कोई इशू कोई आ नहीं रहा सर, था। आप इसको आराम से देख लीजिएगा। मैंने बल्कि आपका नंबर भी दे देता उनको, तो वो डायरेक्ट जी आपसे मिल लेंगे, वहीं दिल्ली के ही हैं वो। ठीक है सर, ठीक है सर। जी कोई स्पेसिफिक इशू सर, कोई स्पेसिफिक इशू है इसमें या जो हमें इसमें चर्चा करना है? इसमें क्या था सर, इसमें ना उनकी डिडक्शन को डिसअलाउ किया है उन्होंने, कौन सी डिडक्शन को? एचआरए को। अच्छा डिडक्शन, अगर वो ओल्ड स्कीम में है और हाँ जी, जो ओल्ड में ही है, और ओल्ड उन्होंने में ही है। उसकी कंप्लाइंस करी है, तो वो मेरे हिसाब से फिर तो नहीं करना चाहिए। केवल एम्प्लॉयर ने रिपोर्ट नहीं करा फॉर्म 16 में, वो तो एक बेसिस नहीं होता, क्योंकि इस बार जो मैंने देखा बहुत सारे केसेस में जो असेसमेंट ऑर्डर सैलरी केस में आ रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे डिसअलाउंस या एससीएन इसलिए इशू करे हैं कि एम्प्लॉयर ने फॉर्म नंबर 16 में एचआरए का, एनपीएस का या इन चीजों को रिपोर्ट नहीं किया हुआ है। जी सर। लेकिन वो टीडीएस फॉर्म नंबर जो 16 होता है वो सैलरी से होता है, ये नहीं कि मेरे फाइनल जो मेरी रिटर्न होती है वो मेरी फाइनल रिटर्न होती है, मैं उसमें क्लेम कर सकता हूँ इवन दैट मैंने उसमें क्लेम किया है या नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं मैं अपने एचआरए की रिसीट्स या एग्रीमेंट एम्प्लॉयर को नहीं दे पाता हूँ, या एटीसी की कोई डिडक्शन ली है, एटीडी की ली है, मैंने हाउसिंग लोन की ली है 24B में, तो मैं नहीं दे पाता हूँ, बट मैं अपनी रिटर्न में क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी फाइनल जो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी है फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 केवल सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्शन होता है, टैक्स लायबिलिटी इवेंचुअली मेरी इनकम टैक्स रिटर्न ही डिटरमाइन करता है। जी जी आइए सर। एक नोटिस और है सर, मैं शेयर कर रहा हूँ उसको जी थोड़ा सा उस पर। अजय सर, मेरा एक क्वेश्चन और था, ये प्लीज डिडक्शन सर। से ही रिलेटेड था। जी जिन एम्प्लॉय ने जो आईटीआर सैलरी वाले हैं जिन्होंने फाइल किया है और उनका एक्चुअल में डिडक्शन कुछ है ही नहीं, हाँ और उनका रिफंड भी प्रोसीड हो चुका है, मैक्सिमम जिसका 80,000 85 1 लाख के समथिंग जी जी रिफंड थे, जी अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुके हैं, हाँ पर एज पर माई नॉलेज उन किसी भी एम्प्लॉय के कोई भी डिडक्शन प्रूफ थे ही नहीं, तो क्या उनका कुछ प्रोसीडिंग होगी बाद में या फिर ऐसे तो ही निकाल देखिए, दिया जाएगा? ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे जैसे इस बार जो हम देखें, अगर असेसमेंट ईयर 24-25 के जो केसेस लिए हैं, मोस्टली इन्होंने जो पैरामीटर्स एचआरए को एक बेस बनाया था, या डोनेशंस को, जो कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग जो लेते थे डिडक्शन एटीजी के थ्रू जो भी लेते थे हम लोग, जी और उसको एक बेस बनाया, उसके कारण बहुत सारे नोटिस शायद इशू हुए हैं। जी। तो बट वो एक है, लेकिन अभी केवल वो प्रोसेसिंग करिए, प्रोसेसिंग में उन्हें अपरेंट कोई मिस्टेक नहीं लगी होगी, लेकिन इस बार भी जैसे एचआरए क्लेम किया था तो उसमें एम्प्लॉयर का नेम जा रहा था, फॉर्म 16 में भी एम्प्लॉयर का नेम दिया होगा उन्होंने, 75 एम्प्लॉयर के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई थी, 7500 से ऊपर पर मंथ का रेंट जाता है तो आपको लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट आपको चाहिए, उसका जी पैन नंबर चाहिए, तो वो प्रॉब्ली शायद मैच कर रहे होंगे डेटा। हाँ, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन पूछा था जी कि मेरे 10 से 15 क्लाइंट ऐसे थे जी जिनका कोई कुछ था नहीं और वो प्रेशर डाल लेते हमें रिफंड चाहिए, तो मैंने उनको थोड़ा मना कर दिया, आगे किसी को फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने करके पता नहीं कैसा करा है, किसी का भी जितना भी टैक्स कटाता है, इवन सर। 1.5 लाख समथिंग टीडीएस कटा, वो सारा सारा रिफंड कराया, उन्होंने कैसे कराया आई डोंट सर नो, वो मैं खुद डिडक्शन कंफ्यूज हूँ। क्लेम करी है। देखिए कुछ डिडक्शंस के कारण हम लोगों ने सबने सुना था, जो सितंबर अक्टूबर नवंबर में हुई थी, जो पिछला अभी हुई थी, जो सर्च वगैरह हुई थी और एक्शन लिए गए थे जी सैलरी क्लास में कंपनियों में जब लगते हो। अब इसका स्क्रूटनी का जो क्राइटेरिया आएगा वो नेक्स्ट ईयर आएगा, क्योंकि इसके जो असेसमेंट्स के नोटिस आने शुरू होंगे 1 अप्रैल 26 से लेकर 30 जून 26 के बीच आएंगे, फिर उसमें देखते हैं क्या ओके। होता हाँ ठीक सर, कोई है ना। इशू नहीं। 142(1) के थ्रू भी मांग सकते हैं, बट ये सब केसेस मेरे हिसाब से सर अब तो ये सब नहीं होती हैं। तो ये चलिए सर। अभी अंकित जी का भी मैंने खोला था, इसमें 7,32,000 रुपए का उनको शायद 1030 का जी डिसअलाउंसेज उन्होंने दी है। एक तो सबसे बड़ी जी 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 प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये नहीं देखा था, नहीं तो 5 लाख से ऊपर के ऊपर उन्होंने टीडीएस भी रेस्पॉन्सिबिलिटी 50,000 पर मंथ से ऊपर टीडीएस की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी थी 25-26 में। जी तो उसमें भी अगर 6 लाख से लास्ट ईयर भी, इस बार तो उन्होंने ये कर दिया, अगर 24-25 में जाता हूँ तो मैं उसमें ये क्लॉज था कि अगर पूरे साल में रेंट मेरा 6 लाख रुपए, 5 लाख था शायद, 5 लाख या 6 लाख था, उससे ऊपर आया तो मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा 2%। बाद में उन्होंने रिड्यूस कर दिया, पहले 5% था उसको 2% कर दिया था। तो इस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी आएगी कि इसमें टीडीएस का कहीं डिफॉल्ट नहीं हो जाए, क्योंकि मेरा पेमेंट 5 लाख से ऊपर जा रहा हो, मैंने टीडीएस उनके ऊपर डिडक्ट नहीं किया है। ओके। जी वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा इन इश्यूज को। चलिए सर, कोई नहीं, वेट करते हैं हम, थोड़ा क्लाइंट का देखते हैं जी जी आता है जी कि जी नहीं। जी जी जी। तो ठीक, अभी टाइम थैंक है, सर। बट आ सकता है सर जी। चैट में मैंने अटैच किया है नोटिस, आप डाउनलोड कर लो। सर मैं देख लूँ।
सर ये अंकित जी जो आपने मेरे को नोटिस भेजा है, एक तो मैंने व्हाट्सएप किया, वो तो सर अलग है। ये अभी मैंने चैट, ये तो किसी मिस्टर लेडी जहांगीर का है। जी 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 इन्होंने जी, तो मेरे से वो चार तो पांच दिन आप पहले अलग से देख इन्होंने मेरे को कर ली सर। चार पांच दिन पहले मेरे से बात की है। जी, मैंने नंबर दिया था उन्हें आपका ना। हाँ हाँ, इन्होंने मेरे से बात की थी सर। इस केस में बहुत ठीक ठीक, मुश्किल है सर, कोई प्रूफ वगैरह है ही नहीं इनको। ओके ओके ओके। हाँ, प्रॉपर्टी भी इन्होंने जो परचेज करी है उसका कोई वो नहीं है, डेफर्डमेंट बेसिस पे था, चेक क्लियर हुए नहीं है। ओके ओके, मैंने बोला था प्रूफ ला दीजिए, कंफर्मेशन ला दीजिए एचआरए की, कोई बैंक से आपने दिया होगा, कोई रेंट एग्रीमेंट वगैरह। बोलते हैं कि इस समय कुछ भी ट्रेसेबल नहीं है। ठीक। इनसे अभी बात मैंने की एक थी। इसमें चैट में शेयर किया है, आप उसमें चेक कर लीजिए सर। ये अलग नोटिस है सर। ठीक है सर, इसको मैं इसको भी देख लूंगा सर, कैसे खोलूंगा इसको। चेक, अभी वो स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही ना, वो कोई बात ऑलरेडी नहीं सर, शेयर कोई है। बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। सर मैंने अभी क्वेश्चन किया था 142 में, उसी में एक थोड़ी सी क्वेरी है सर। जी बताइए सर। जैसे जैसे सर इन्होंने मेरे से मांगा है, प्लीज प्रोवाइड कंप्लीट सेट ऑफ फॉलोइंग्स: इनकम, एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट विद ऑल एनेक्सर्स। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी रिटर्न तो 44 रेडी में थी, मैंने अकाउंट बुक्स मेंटेन नहीं करी? आप अगर आपने 44 एडी में रिटर्न फाइल किया है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि मेरी रिटर्न इसलिए, मुझे कोई रिटर्न मेंटेन की जरूरत नहीं, बट आपको सेल और परचेज की फिगर बतानी पड़ेगी, वो आप बता सकते हैं। हाँ हाँ, वो परचेज में तो सर वो मांग रहा है, कह रहा है जी कॉपी कॉपी ऑफ लेजर ऑफ परचेज अकाउंट पार्टी वाइज फॉर द पीरियड सो एंड सो। आप प्राइमरी एक बार ये लिख के दे दीजिएगा कि मेरी सब 44 एडी है, तो इसलिए मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करी है। परचेज लिस्ट दे दें उनको, है ना? हाँ बस आप दे दीजिएगा जी। ठीक, थैंक यू सर। जी जी। इसको मैं अंकित जी देख लूंगा, जो आपका ये है इसको मैं देख लूंगा एक बार, इश्यूज क्या था इसमें। अगर आपको पता है तो आप मेरे को ब्रीफ कर दीजिएगा इसमें क्या चीज इश्यू था। सर इसमें ये था कि जो हमारा क्लाइंट है, उसका जी। काम है स्टाम्प वेंडरिंग का। हाँ। तो उसने जो कैश डिपॉजिट किया हुआ है, उसके ब्याह पे उसको नोटिस आया था। आप म्यूट हो गए सर। अच्छा जी। तो उसको नोटिस आया था, तो उसमें हमने पहले रिप्लाई दे दिया था, उसमें हमने अपने स्टाम्प वेंडरिंग का लाइसेंस वो भी अटैच कर दिया था, अपना हाँ, रिप्लाई बना के दिया था और डिटेल बना के दी थी, तो उसमें भी उन्होंने। मैंने आपको 3 जजमेंट भी भेजे थे, मुझे याद हाँ जी आता हाँ जी है ना, जी जी केस जी लॉ जी, 1 वो केस लॉ 2, जजमेंट। वो जी है ना। जी अहमदाबाद स्टाम्प वेंडर का केस भी है कि वो मेरा टर्नओवर भी नहीं हाँ जी होता है। जी। जी। लेकिन फिर भी वो उसमें देखो, नोटिस में उसे इनकम मानते हुए उसे 8% की इनकम डालते हुए तब वो अ, नोटिस दे रहे हैं दोबारा इसको। सर वो अब देखिए 100% से तो 8% पे तो आ गए कम से कम। यही कहेंगे। 6 करोड़ से 50 लाख पे आ गए। कम तो हो गया ना सर। अब ये आपका बहुत लेकिन बड़ा अचीवमेंट है सर। अगर वो उसके ऊपर 69 ही लगा देते तो सर देखिए मेरे को स्टे ही नहीं मिलता उस केसेस में। है सही बात है। ना? कोई नहीं तो है सर, अभी भी नोटिस है, क्या पता ऑर्डर के टाइम और कुछ अगर कम वो आ जाए। अगर वो एससीएन है तो उसको बनाइएगा, दोबारा से उसको बनाइए। एससीएन का है तो उसको सेम बनाइएगा। मैंने और आपको भेजा है, थोड़ा सा मैं आपसे इसमें हेल्प चाहूंगा बस कोई सर बात नहीं सर, इसमें। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर जी। जी हाँ 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 हाँ। मैंने अभी केस हैंडल करा है, उसमें भी ओल्ड कार परचेज का था, सेल परचेज का, प्रिंसिपल बेसिस का जो होता है उसमें एजेंसीज का जी एग्रीमेंट होता है सर, उसमें मेरा ये टर्नओवर होता ही नहीं है। जी जी जी। मदर डेयरी के ऊपर में ये केस है, रोज ही हो रहे हैं सर, ये आईटीटी में तो रोज ही छूट रहे हैं, जो कि इवन दैट कैश डिपॉजिट हुए थे उसमें भी ये मदर डेयरी वगैरह के ऊपर टर्नओवर का 1-2% से ज्यादा होता ही नहीं है। और फिर भी ये एडिशंस हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ये वाले तो कम से कम इनमें तो 100% रिलीफ मिलेगी। ठीक है सर, जी। थैंक यू। मुझे लगता है विकास सर का टाइम हो गया है। अगर कोई स्पेसिफिक इश्यूज है तो पूछ लीजिएगा, या फिर मैं उसके बाद भी ले सकता हूँ, आप मेरे को बता दीजिए, मैं उसको बाद भी ले सकता हूँ विकास सर के सेशन के बाद। नंबर ली हो। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर एक क्वेश्चन मेरा था जीएसटी का। सर जीएसटी का विकास सर एड्रेस कर पाएंगे सर? ओके सर, ओके, थैंक यू। सहयोग सर 2 मिनट रुकिए मात्र। ओके अजय हर्ष सर। सर, जी। हर्ष सर, मेरे ख्याल से हर्ष आज व्यस्त हो गए थोड़े से। कोई बैठा हुआ है शायद इनके पास।
चलिए मैं शुरू कर देता हूँ, जब तक विकास सर बहुत देर से अपना वेट कर रहे हैं। 4:15 पर विकास सर जैसे ही वेबिनार शुरू हुई थी तुरंत जुड़ गए थे। तो हमारी परंपरा अनुसार नए जो हमारे यहाँ पढ़ाने वाले अतिथि फैकल्टी होते हैं उनका परिचय देना होता है। तो सबसे पहले मैं विकास कुमार बांका जी का परिचय आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं परिचय दे दूंगा उसके बाद उनका उद्बोधन शुरू हो जाएगा। बस आप 1 मिनट की प्रतीक्षा और करिए सर, और उसके बाद आपका उद्बोधन शुरू हो जाएगा। विकास कुमार बांका जी एक प्रतिष्ठित चार्ट अकाउंटेंट हैं। आपने मई 1998 में सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में ऑल इंडिया में 31वीं रैंक हासिल की थी। 25 वर्षों से अधिक आपके पास कार्य का अनुभव है। आपने ऑडिट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान और कानूनी प्रावधानों में व्यवहारिक विश्लेषण के साथ अपनी गहरी विशेषज्ञता और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा हासिल की है। आप मुख्य रूप से कानूनी और कराधान विषय पर सलाह देते हैं। कृपया माइक बंद रखिए प्लीज थोड़ी देर के लिए। आप ERP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, जीएसटी अनुपालन, ई इनवॉइस सिस्टम के कार्य में विशेषज्ञता रखते हैं। आपने टैक्समैन दिल्ली द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिकल गाइड टू जीएसटी कंप्लायंस के नाम से एक किताब है, उसके सह लेखक हैं। आपने बिहार कॉमर्शियल टैक्सेस की ऑडिट टीम अधिकारियों को, पश्चिम बंगाल, आसाम, हरियाणा, त्रिपुरा और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को जीएसटी का प्रशिक्षण दिया है। आपने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी कोलकाता के आयुक्तालय में और DGGI महाराष्ट्र में लेक्चर दिए हैं। आप वर्तमान में ICAI की जीएसटी और इंडिया टैक्स कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। आपके जो मुख्य पद आप काम कर चुके हैं, आप ICAI की MSME एवं स्टार्टअप कमेटी के सह नामित सदस्य रहे। ICAI की ही प्रैक्टिस सदस्यों के सह कमेटी में सह नामित सदस्य रहे। ACAE चार्ट अकाउंटेंट CP सर्किल के डिप्टी कन्वीनर रहे। EIRC आप ICAI में DTPA की अप्रत्यक्ष कर कमेटी में सदस्य भी रहे। VIPCA ई मैगजीन के संपादकीय बोर्ड में सदस्य हैं। इसके अलावा कोलकाता स्टडी ग्रुप इंडिया टैक्स कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। आपके जो मुख्य प्रकाशन रहे उसमें आपने रिवाइज टेक्निकल गाइड ऑन जीएसटी, एनुअल रिटर्न, गाइडेंस नोटिस ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन जीएसटी के बैकग्राउंड मटेरियल की जांच और गाइड नोट ऑन बैंक ब्रांच ऑडिट, इसमें आपने महत्वपूर्ण प्रकाशनों में आपने योगदान किया। इसके अलावा आपने एनुअल रिटर्न जो जीएसटी का जिसका आज विषय है, ऑडिट, ITC और रिफंड आदि पर आप मशहूर वक्ता हैं। इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म EIRC, CIRC, NIRC और इनकी ब्रांचेज में ACAE, DTPA, VIPCA स्टडी सर्कल में आप नियमित रूप से व्याख्यान देते हैं। ये तो हमारे विकास कुमार बांका जी का परिचय था। अब मैं अनुरोध करूँगा कि आप अपना उद्बोधन शुरू करें। आदरणीय विकास कुमार बांका जी। धन्यवाद शैलेश जी फॉर गिविंग में डिटेल प्रोफाइल आपने रीड आउट किया है। थैंक यू सर। मैं अपना आज का जो अपना टॉपिक है GSTR 9, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा महामंत्री उत्तर प्रदेश अधिवक्ता संघ लखनऊ अधिवक्ता प्रेम कुमार उपाध्याय जी गाजियाबाद से, महामंत्री होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स एसोसिएशन अधिवक्ता प्रतीक अग्रवाल जी नर्मदापुरम, महामंत्री टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर अधिवक्ता अमित खरे छतरपुर। एंड स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा एडवोकेट हर्ष शर्मा जी का जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया है आज। एंड एट द सेम टाइम अजय अग्रवाल जी हमारे जो को स्पीकर आज के हैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया, इनकम टैक्स वगैरह हम लोगों को भी समझ में आया थोड़ा। एंड बिफोर आई स्टार्ट टुडे टॉपिक GSTR 9, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि अपना जो भी आज का टॉपिक है ये कंप्लीटली हम लोग इंटरेक्टिव रखेंगे, आपस में बातचीत करते रहेंगे। नहीं तो वन साइड डायलॉग लगेगा तो फिर इंटरेक्शन नहीं, से मज़ा भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आएगा। और मैंने पूरी PPT भी शेयर कर दी थी और उसके जो बैकग्राउंड मटेरियल्स हैं फॉर्म का, FAQ का, ये भी मैंने हर्ष जी को शेयर कर दिया था। ये आप लोग सब उनसे ले पाएंगे, अपने जो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह होंगे उसमें से ले लीजिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ काम आएगा। लेट अस स्टार्ट GSTR 9 आज की टॉपिक के लिए।
मेरे पीपीटी विजिबल है ना? शैलेश जी, मेरी पीपीटी दिख रही है ना? यस सर, यस सर। थैंक यू। सबसे पहले थोड़ा सा अपने लोग ब्रशअप कर लेते हैं कि अपनी जीएसटीआर 9 की रिक्वायरमेंट कहाँ है और कैसे है। ऑलरेडी ये जो लास्ट ईयर में ये सेम रिक्वायरमेंट थी, अभी भी वही है। अप टू 2 करोड़ तक का अगर किसी का एग्रीगेट टर्नओवर है, माइंड इट, एग्रीगेट टर्नओवर अगर 2 करोड़ से नीचे का है तो जीएसटीआर 9 और 9C दोनों ही नहीं लगता है। और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का अगर है तो सिर्फ 9 लगेगा, 9C नहीं लगेगा। और 5 करोड़ से ऊपर है तो दोनों ही लगेगा। तो ये ध्यान रखने का है अपने को। तो मैंने जो अभी तुरंत कहा भी कि एग्रीगेट टर्नओवर को समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मली लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। अंडर सेक्शन 2(6) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एग्रीगेट टर्नओवर को डिफाइन किया हुआ है। वहां पर टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट टर्नओवर जिसको हम लोग जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं, और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ द सेम पैन। मतलब एक पैन पे जितना भी टर्नओवर होगा वो सबको टोटल करके जो टर्नओवर बनेगा उसको ही हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर बोलते हैं। और उसमें अगर 2 करोड़ रुपया क्रॉस कर रहा है तो उसका जीएसटीआर 9 लगेगा, और 5 करोड़ क्रॉस कर रहा है तो 9(9)(c) दोनों लगेगा। इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा ना आप लोगों को? साथ साथ कोई भी बात करते रहिए, अजय जी, शैलेश यस जी, सर, कोई भी, क्लियर है सर, क्लियर है। है ना? तो अब ये क्वेश्चन आएगा। सर, हाँ जी, मैं अजय बोथरा बोल रहा हूँ। हाँ प्लीज सर। हेलो हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं, बोलिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, सुन पा रहे हैं, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है ना, बोलिए। मैं आप एग्रीगेट का मतलब समझता हूँ टैक्सेबल प्लस टैक्स को लेकर एग्रीगेट बोला जाएगा ना? टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट प्लस पेन इंडिया का टर्नओवर। हेलो, हाँ जी, टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट प्लस पेन इंडिया टर्नओवर। नहीं, दूसरे स्टेट का जो मैं टर्नओवर है वो भी सिंपल यहाँ पे वाली जोड़ना सिंपल पड़ेगा। भाषा वाली समझना चाहता हूँ। हाँ टैक्सेबल वैल्यू प्लस हाँ, टैक्स इक्वल टू एग्रीगेट टर्नओवर नो हुआ नो ना? नो 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 नो, टैक्स नहीं इंक्लूड होता है सर। अच्छा ठीक, क्योंकि मैं हमेशा पी टैक्स भरता हूँ तो गलती कर रहा हूँ यही नहीं कि नहीं, टैक्स को टैक्स, भी जोड़ ले रहा हूँ वैल्यू में। नो 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 नो, सेक्शन 15(2) में टैक्स को स्पेसिफिकली वैल्यूएशन रूल से बाहर किया हुआ है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ ओके सर। इन लोगों को जीएसटीआर 9(9)(c) नहीं भरना पड़ता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उन लोगों को नहीं भरना पड़ता है। जिनको 51, 52 में रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं गवर्नमेंट के एसोसिएशन से, उन लोगों को नहीं भरना पड़ता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उनको नहीं भरना पड़ता है। नॉन टैक्सेबल सप्लायर है उनको नहीं भरना पड़ता है। नॉन रेसिडेंट जो है उनको नहीं भरना पड़ता है। तो ये अपने लोगों को ध्यान रखने का है। अब मैं एक एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोगों को। मान लीजिए मेरा टर्नओवर बंगाल में 2 करोड़ रुपया का है, दिल्ली में 2 करोड़ रुपया का है। तो क्या मेरे को 9(9)(c) दोनों लगाना है, या सिर्फ 9 लगाना है, या कुछ भी नहीं लगाना है? सिर्फ 5 करोड़ से नीचे है ना, हाँ जी, तो सर ओनली आपका 9। जीएसटीआर 9 जाएगा। जीएसटीआर 9 दोनों जगह जाएगा। जी, दोनों जगह। जेसीबी लहर लगाना है अब मैं एक फर्दर इसमें ऐड करता हूं। मेरा दिल्ली का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपया का है और कलकत्ते का टर्नओवर 4 करोड़ रुपया का है। तो सर 9 + 9C जाएगा। दोनों जगह तो सर जाएगा, वही लगेगा आपके हिसाब से तो। दोनों जगह 9(9)(c) जाएगा। हाँ जी, ये ध्यान देने का, क्योंकि मैक्सिमम जगह हम लोग हेलो, देखते हैं इस तरह मिस्टेक्स कर देते हैं। इवन दिल्ली का अगर टर्नओवर नील टर्नओवर भी है तो भी लोग छोड़ देते हैं। नील टर्नओवर है तो भी फाइल होगा। जी अजय, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है ना? जी, ये थोड़ी बेसिक्स अपने लोगों ने डिस्कशन करी है। अब आते हैं अपने क्लॉज बाई क्लॉज एनालिसिस ऑफ जीएसटीआर 9 का। अपने जब जीएसटीआर 9 जब ओपन करते हैं पोर्टल पे तो स्टार्ट के ये 4 टेबल 1, 2, 3A, 3B, ये हमारा वहां पे ऑटो पॉपुलेटेड प्री फिल्ड होता है। अपने को इसमें कुछ भी करना होता नहीं है। ठीक है ना? अब अपने आते हैं आउटपुट टैक्स पे। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी अपने लोग जीएसटीआर 9 को फिलअप करें, ऑलवेज टेक केयर वन थिंग। नंबर 1, सेक्शन 2(13) ऑफ द जीएसटी एक्ट सेज कि अपने जो ऑडिट की जो डेफिनेशन वहां दी हुई है वहां पे कहते हैं टैक्स, आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स पेड, आईटीसी और रिफंड, ये 4 मेन पिलर हैं ऑडिट के। ये चारों पिलर ही पे, उसके बेस पे ही जीएसटीआर 9 पूरा का पूरा खड़ा हुआ है। तो हम लोग जब भी जीएसटीआर 9 बनाएं तो उनका आउटवर्ड सप्लाई और टैक्स इनको एक साथ रखिए, और इनपुट टैक्स को अपने अलग रखिए। दोनों को मिक्स करके बनाने की कोशिश मत करिए। अनिल जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। अनिल आदर्श जैन जी, हाँ सर। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए खुद को। यस, थैंक यू।
हम लोग जब भी जीएसटीआर 9 को फिलअप करें तो प्लीज टेक केयर कि हम लोगों को आउटवर्ड सप्लाई और टैक्स पेड उसको एक साथ एनालिसिस करना है और इनपुट टैक्स को सेपरेटली एनालिसिस करना है। एक साथ में अपने लोग को एनालिसिस करना नहीं है। तो उनकी जो टेबल्स है उसको एक बार अपने लोग गो थ्रू हो लेते हैं, जस्ट रिकॉल हो जाएगा। टेबल 4A में अपने लोग रिपोर्ट करते हैं B2C सप्लाई, 4B में रिपोर्ट करते हैं B2B सप्लाई, और 4C में इस तरह से सारा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और ये सारे राइट हैंड में लिखा हुआ है कि कौन सी मैंडेटरी है कौन सी ऑप्शनल है। टेबल 4 में आज की डेट में ऑल कॉलम्स आर मैंडेटरी, वहां पे कोई भी अपने लोग को एक्सेप्शंस नहीं है। यहाँ पे अपने लोग को ऑप्शनल का ऑप्शन दिया हुआ है, सारा चीज अपने को भरना होगा। टेबल 4 और 5 ये दो टेबल ऐसी है जो जीएसटीआर 9 में आउटवर्ड सप्लाई को कैप्चर करती है। दोनों में डिफरेंस ये होता है, 4 में जहां पे हम लोग टैक्स फिलअप करते हैं देते हैं टैक्स गवर्नमेंट को, 5 में एग्जाम सप्लाई है जहां पे हम लोगों के टैक्स के इम्प्लीकेशन नहीं है। तो 5A में हमारा जीरो रेटेड सप्लाई जा रहा है, 5B में सप्लाई टू एसीजेड जा रहा है, 5C में अपने को सप्लाई जहां पे रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स दे रहा है हम लोगों को नहीं भरना है। जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन, आप लोग एडवोकेट जैसे हैं उन लोगों का ये सारे में रेसिपिएंट्स में टैक्स भरते हैं। तो वो सारी 5C में इस तरह से जाएगा। ये डिटेल्स पूरा यहाँ पे फिलअप करना अपने को, और ये पूरी तरह से मैंडेटरी है, कोई भी इसमें एग्जम्पशन है नहीं। ठीक है ना। अभी चेंजेस की अपनी बात हो रही थी। टेबल 9 में एक चेंजेस इस बार आया है जीएसटीआर 9 में, दैट इज टेबल नंबर 9 इंसर्ट हुआ टेबल 9 में, जहां पे टैक्स पेबल और पेड का डिफरेंस यहाँ पे शो होता है, पहले नहीं होता था। तो ये डिफरेंस जो शो हो रहा है उससे अपने लोगों को पता चल जाता है कि कितना रुपया हम लोगों को शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स है वो अपने लोग टैक्स पे कर सकते हैं यहाँ से DRC 03 के थ्रू। नाउ द ये पहले मोस्ट कॉलम नहीं, इंपॉर्टेंट, पहले कॉलम नहीं था ये 9 में। जी सर ये पहले नहीं था। ये जो रेड कॉलम देख रहे हैं ये पहले नहीं था। बट सर हमारे पास पीटी है नहीं, कहाँ पर है पीटी, उसका पीपीटी? हाँ सर क्या बोल रहे हैं? पीपीटी है नहीं, कहाँ पर शेयर कर रहा है पीपीटी? नहीं मैंने तो पीपीटी दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे। सो आपको पीपीटी दिख नहीं रही है? ना 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 नहीं नहीं पीपीटी तो दिख रहा है यहाँ पे। दिख रहा है सर, मेरा कुछ और खुला हुआ है। बाकी लोग को दिख रहा है पीपीटी? अजय जी दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है। हाँ यस सर दिखाई दे रहा है। यस यस यस। ओके सर, कैरी ऑन सर। ओके सर। और ऐसे हमने पीपीटी वगैरह सब शेयर कर लिया हर सर के साथ में। जीएसटी आउटपुट टैक्स पे रिलेटेड अगर किसी के क्वेश्चन हो तो आई वुड लाइक टू टेक राइट नाउ, अदरवाइज आई विल मूव टुवर्ड्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर जैसे बाहर से कोई माल मंगाए तो अभी मैं 5% भर के आरसीएम लूं कि 18% दे के आरसीएम लूं? फिर से बताइए सर। हेलो, हाँ हाँ बताइए। मैं बाहर से माल मंगा रहा हूँ, राजस्थान से माल मंगा रहा हूँ, पश्चिम बंगाल। हाँ तो पहले मैं 5% भर के आरसीएम ले लेता था, अब 5% दूंगा कि 18% दूंगा? सर आप बहुत पुराने जमाने में जी रहे हैं अजय जी। आपको आरसीएम देना क्यों हाँ है वही गुड्स क्या मंगाने चेंज पे? हुआ, वही उसने प्रश्न दिया हूँ। नहीं नहीं गुड्स मंगाने पे आरसीएम देना क्यों है? सर हेलो, भाड़े फ्लाइट पे बोल रहे हैं। हाँ जी भाड़े पे। फ्लाइट भाड़े आवाज पे। नहीं आ रही सर आपकी। आप भाड़े की बात कर रहे हेलो हो क्या, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की? हेलो, हाँ आपका आपका मैं कह रहा हूँ जैसे हम लोग 22 सितंबर के पहले जो काम कर रहे थे तो 5% आरसीएम भरते थे जीटीए में और रिवर्स चार्ज में ले लेते थे, मतलब वो आरसीएम की इनपुट अच्छा क्लेम आप ले लेते आरसीएम थे। जीटीए अब की 5 बात कर भरना रहे होगा हो? कि 18 भरना पड़ेगा, वो प्रश्न है। आप जीटीए की बात कर रहे हो? हाँ तो हाँ, आपका जीटीए क्या आप पे चार्ज कर रहा है? जीटीए की। आपका जीटीए आप पे चार्ज कर रहा है क्या? हेलो, नहीं आप सुन पा रहे हो? आपकी आवाज आ रही है मेरे पास में, आप मेरे को सुन नहीं पा रहे हो लगता है। आप मोबाइल पे हैं क्या? उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक चल और किसी के क्वेश्चन हो? यस यस संजोग जी, एडवोकेट संजोग सर, यस प्लीज। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। तब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना था सर। अब सर जैसे 24-25 का हम कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, 30 नवंबर तक कर सकते हैं सर, करेक्ट है ना? लेकिन मेरे पास अभी अभी ऑडिट बैलेंस शीट आई है, उसमें रेंट दिखा रखा है 2 लाख, तो उस पर 18% 36,000 रुपये मुझे आरसीएम दिखाना था। ठीक है। लेकिन सर वो हमारी क्वार्टरली है, तो अब मैं नवंबर में रिटर्न नहीं भर सकता उसकी 3B में।
तो अब मैंने टैक्स तो उनका जमा करवा दिया है 36,000। तो अब क्या किया जा सकता है सर, क्या रेमेडी है उसकी 24-25 नहीं, आपने की? टैक्स जमा कैसे कराया? DRC 03 से कराया कि GST 3B में दिखाया? नहीं, व्यापारी से चालान जमा करवा दिया अभी। नहीं, चालान जमा करने से सिर्फ पैसा जमा हुआ है, अभी कुछ जमा नहीं हुआ हाँ सर। हाँ, तो अब क्या करना चाहिए सर? आप अपना रिटर्न में डाल दो उसको पैसे को और इनपुट ले लो। सर रिटर्न तो अब मैं जनवरी में भर पाऊंगा ना, क्वार्टरली था क्वार्टर की। तो आप सितंबर के रिटर्न लगा चुके हो क्या? हाँ वो भर चुका पिछले महीने। सितंबर का रिटर्न लगा दिया तो दिसंबर में लगाना पड़ेगा सीधा। हाँ जनवरी में जो रिटर्न भरी जाएगी क्वार्टरली, उसमें हम्म। आरसीएम दिखाते हैं हम 24-25 का। हाँ, आप दिखा दीजिए, कोई उपाय भी नहीं आपके पास में। जी जी जी, क्योंकि अगर डीआरसी करेंगे तो हम बेनिफिट आईटीसी नहीं ले सकते नहीं ले फिर। पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, करेक्ट है। तो थर्ड क्वार्टर में दिखाते हैं सर, मान लेंगे कानून के अनुसार। सर उनका इनवॉइस, उनका जो इनवॉइस है वो करंट ईयर में बनाइए। सर छोटा व्यापारी है, इन्वॉइस नहीं बनती। नहीं नहीं, इनवॉइस नहीं, उनका RCM का जो सेल्फ इनवॉइस है वो करंट ईयर में बनाइए। जीएसटी 9 में ना? GSTR 9 में नहीं, आपको जैसे जब अपने लोग टैक्स पे करते हैं ना, उसका अपने लोगों को इनवॉइस बनाना पड़ता है, सेल्फ इनवॉइस, अच्छा अंडर सेक्शन 31(3) सबसेक्शन क्लाउज F। अच्छा सर। तो सेल्फ इनवॉइस करंट डेट में बनाइए अच्छा ठीक है सर। और उसके हिसाब से आप पेमेंट ले लीजिए। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। सर और 3B में जो शो करेंगे सर वो हम थर्ड वो आप क्वार्टर अपना में कर देंगे वो बस। अपना टेबल सेल्फ नंबर 3 सर में दिखाकर क्रेडिट ले लीजिए। सर सेल्फ चलिए इनवाइस के थैंक लिए यू सर। 1 मंथ की लिमिट कर दी ना सर, नहीं, जब 1 हमने मंथ की सर्विस लिमिट अवेल कर ली। सर 1 मंथ की लिमिट कर दी, लेकिन इन्होंने वो दैट हाँ, मैच, अभी ये अनरजिस्टर्ड पार्टी से सर्विस ली है, इन्होंने दिया तो है नहीं। जी तो अब इनके पास में कोई लिमिट, आपके पास कोई नेक्स्ट रिकोर्स नहीं बचा है। लेकिन सर इसीलिए तो वो इनवाइस को मैंडेटरी करना 1 महीने में उन्होंने कर दिया था कि कोई सर्विस आपने अवेल्ड कर ली और अगर उसमें RCM में आपकी लाइबिलिटी हो रही है तो आपको ये करना है कि विद इन मंथ आप उसका इनवाइस जनरेट कर लें। करेक्ट, अगर मैंने नहीं हमने किया। लास्ट ईयर का इनवाइस अब करंट में जनरेट करेंगे तो फिर वो हमारा इनवाइस वैलिड कैसे मान लेंगे? सर यही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैंने इनवॉइस नहीं जनरेट किया, क्रेडिट लिख कैसे लूं? इनवाइस जनरेट नहीं किया तो फिर इनवाइस नॉट जनरेशन की पेनल्टी या जो रिपोकर्शन होंगे वो भी तो फिर हमारे ऊपर आएंगे ना सर। सर वो वही तो क्वेश्चन आ रहा ना यहाँ पे। अब अमाउंट मेरा 36,000 विजन का है। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस मुद्दे में। यस सर, यस सर सर। जैसे ये बोल रहे हैं रेंट का 2 लाख रुपए, अब ये 2 लाख रुपए कह रहे हैं मेरे पास, अब पता लगा तो मैं हाँ चीज ऑडिट बैलेंस शीट में आया लिखा हुआ जी। अगर ऑडिट बैलेंस शीट में आया है, इसका मतलब वो लास्ट ईयर में सर्विस अवेल हो गई है ना, 2 लाख रुपए की। हाँ तो जी, मेरे हिसाब से जो आपको RCM बनना है विद इंटरेस्ट जमा करिए, करेक्ट। तब से अब तक का विद इंटरेस्ट जमा करिए और कोई दिक्कत नहीं है। आप 9 में तो उसी साल में दिखाइए जिस साल की आपने सर्विस अवेल की है, और इसमें करंट ईयर के उसमें जब आप 3B दाखिल करेंगे जनवरी का, तब वो हाँ जी RCM विद इंटरेस्ट दाखिल करिए। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। जी थैंक यू सर। और जो जीएसटी 9 भरा जाएगा वो 24-25 में हाँ नहीं 24 होंगे, 25 में दिखाइए 25-26 वहां में पर दिखाए जाएंगे। RCM में दिखाइए वहां पर उसको, कोई दिक्कत हाँ थोड़ी वो है। और 25 सर हाँ वो पेड यहाँ पर 25-26 में मिला भरा हुआ है जाएगा ना। 3 जुलाई 2018 का एक प्रेस रिलीज है, उसमें दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ है कि आप लास्ट ईयर भी दिखा सकते हो, करंट ईयर में भी दिखा सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो 24-25 में दिखा देंगे हम। ठीक, ठीक। थैंक यू सर। विकास सर जी, यस सर। आपने मेरे बात का जवाब नहीं दिया तो मैं यूट्यूब में सुन लूंगा तो सुन नहीं था मेरा, खबर सर नहीं था। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, मैं जो आप बोल रहा हूँ वो आप सुन नहीं पा रहे हो। आपकी आवाज आ रही है अभी? अभी एक्चुअल सुन पा रहे हो में आप? खबर नहीं था। आप जवाब अगर दिया तो यूट्यूब में सुन लूंगा, नहीं तो आप बताना चाहते हो बता दीजिए फिर से। सर 5% पे ही आपको जमा करना है। अभी 18 आपके लिए नहीं है, 18 है जो 12 में थे। हाँ अच्छा 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 हाँ ठीक है ना? नहीं, वो सुरगाम में है, हमारे मौसा जी है, वो भी बोल रहे एडवोकेट थे। पृथ्वी सर, आप म्यूट कीजिए ना तो एक प्लीज। सर, ये सुरगांव क्या बोल रहे पृथ्वी हैं, सर ये म्यूट कीजिए अंदर पहले। में है ना घुसिया नीरापुरे। हाँ हाँ, वो बोल रहे थे, आपको बताया था। तो एक सर है, इनको म्यूट कीजिए ना। उनको प्लाट देना, मैंने नंबर भी शायद उनने। अरे आप बोल रहे हैं अपना स्पीकर म्यूट कर लीजिए भाई साहब, स्पीकर साहब बार बार बोल रहे हैं। उसमें कुछ विवाद है क्या भैया? किसका है सर, किसका है? पृथ्वी आज चलो। नहीं, उसका कोई बैंक की प्रॉपर्टी है या कुछ है?
तो एक काम करो ना, सुनो, मेरे को थोड़ा जेसीबी का भी दिया सारे था आपका पार्टिसिपेंट से नंबर, और रिक्वेस्ट ये है, प्लीज वो म्यूट कर लें, अगर वो तो सुनो पार्टिसिपेट ना, नहीं कर रहे आगे हैं क्या डिस्कशन करना में, है। प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। सारे स्पीकर म्यूट करा दीजिए सर। मेरे को लगता है कि अपने आउटपुट टैक्स पे पृथ्वी और जी कुछ एक्सपर्ट है, इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकते। क्या गलती से हो रहा है, अनजाने से हो रहा है उनसे। आई थिंक आउटपुट टैक्स पे अब अपने पास कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो तो मैं आई कैन मूव टुवर्ड्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो वाइटल है आज का डिस्कशन का। सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ विकास सर? मैं यस सर एक्चुअली प्लीज। जीएसटी बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ सर, बट एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। हम हाँ लोग सर। एज ए प्रोफेशनल बहुत सारे इनवॉइसेस रेज करते हैं क्लाइंट को, जो भी सर्विसेज होती है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर डेट पर साइन करने के बाद 15 दिन के अंदर शायद उसको इनवॉइस रेज करना पड़ता है। बहुत आपकी सारे आवाज क्रैक केसेस। कर गई अजय सर, आपकी आवाज क्रैक कर गई थी, प्लीज सर फिर से बोलिए ना। सर हम लोग प्रोफेशनल होके कोई भी बैलेंस शीट साइन करते हैं या असेसमेंट ऑर्डर कराते हैं, उसके बाद हमें इनवॉइस रेज करना ही पड़ता है, और हम लोग उसको वेट नहीं कर पाते हैं कि वो क्या बात करें या क्या नहीं करें। तो उस केसेस में, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि वो बाद में बिल सेटल होता है या अनपेड रहता है काफी टाइम तक। और जब होता है तो उसको फिर वो जीएसटी कोई क्रेडिट नोट वगैरह इशू करते हैं, वो एक्सेप्ट शायद नहीं करते हैं या पेंडिंग रह जाता है, तो हमारी तरफ से वो जीएसटी जमा हो जाता है। उसका कोई सॉल्यूशन है सर? सर ये लॉ में एकदम क्लियर प्रोविजन है, सेक्शन 34 में। जी आप जो क्रेडिट नोट आपको इशू करने का टाइम है वो फिनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक आपके पास टाइम है। जी मतलब फिनेंशियल ईयर 24-25 का आप जी 30 नवंबर तक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। जी। तो 30 नवंबर तक अगर आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो आपने जब सिस्टम में अपलोड कर दिया तो उनके पास वो, अगर वो रिजेक्ट नहीं करते हैं तो डीम टू बी एक्सेप्टेड हो जाता है। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वो जैसे वो एक्सेप्ट करेंगे आप अपनी आउटपुट टैक्स कम कर लो। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर प्लीज सर, वेलकम। और डीम्ड का कितने दिन के लिए होता है सर? वो कितने दिन में डीम्ड माना जाएगा कि वो नेक्स्ट रिटर्न में, तो नेक्स्ट रिटर्न में। विकास सर, विकास सर, हाँ सर। विकास सर, या जान जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि वो जो इनवाइस का मैटर अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो फिर जो इनवाइस का मैटर हम सेल्फ जनरेट का अभी डिस्कस कर रहे थे सर, जो विद इन मंथ आपको जनरेट करना है, उसकी क्या मतलब उसमें दिया हुआ है प्रोविजन कि जो हमने सर्विस अवेल्ड कर ली किसी रजिस्टर्ड पर्सन से जिसपे हमें आरसीएम में लाइबिलिटी पे करनी है, तो विद इन 30 डेज उसका इनवाइस हमें जनरेट करना ही करना है। करेक्ट। तो अगर हम, मैं ये जानना चाह रहा था सर कि जैसे 24-25 की कोई लाइबिलिटी हमारी आरसीएम की, जैसे उन्होंने बताया कि रेंट पे आरसीएम की लाइबिलिटी थी और हम वो इनवाइस जनरेट नहीं कर पाए, सर्विस अवेल्ड कर दी हमने, 24-25 में सर्विस अवेल्ड हो गई ना सर हमारी? बिल्कुल। हेलो जी। तो हाँ हाँ अब हम बोलिए। अगर 25-26 में उसको दिखा के उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करते हैं, इनवाइस 25-26 में हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो फिर हमारा प्रोविजन का उल्लंघन नहीं हो गया कि हमने आप विद इन 30 डेज इनवाइस नहीं बनाया? सर हो गया ना सर वो प्रोविजन के उल्लंघन बिल्कुल है, लेकिन चूंकि आप टैक्स पे कर रहे हैं और टैक्स पेमेंट पे ही सेक्शन 16(2)(c) की कंप्लायंस पूरी हो रही है, तभी अपने पास में इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। क्योंकि जी देखिए सेल्फ इनवॉइस यहाँ पे बनता है ना, हम ही को इनवॉइस जी बनाना है और हम ही को क्रेडिट लेना है, और हमारे दोनों दोनों प्रोविजन हमारे पे पैरेलली एप्लीकेबल है। जी करेक्ट है ना? तो हमने अगर लेट से इनवॉइस बनाया है तो लेट से इनवॉइस बनाने के लिए मेरे पे इंटरेस्ट का प्रोविजन है, मैंने दे दिया है, जी इंटरेस्ट तो मेरे पर लग ही गया। अब क्वेश्चन आ रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, तो ये काफी एक लंबा पहले से भी प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर भी इशू किया था इसके लिए कि जो अनरजिस्टर्ड पार्टी है उसका जितने भी पुराने, जब जिस समय वो पे कर रहा है उस समय इनवॉइस बनाया और क्रेडिट ले ले। ठीक है ना? हेलो। एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हैं? अच्छा, सर्कुलर भी इशू किया है इसका? हाँ जी, सर्कुलर इशू किया हुआ है। हाँ सर, सर्कुलर इशू किया है गैस के। कौन सा बिल्कुल। है सर सर्कुलर? सर्कुलर नंबर मैं आपको देता हूँ थोड़ी देर में। जी सर जी, ठीक है, ओके ठीक है ना? ओके। अब अपने सर एक क्या इशू था, जब हम लोग जीएसटीआर 9 कर रहे थे, लास्ट 5 साल 6 साल से हम लोग जीएसटीआर 9 फिलअप कर रहे हैं, तो काफी एक इशू होता था कि हम लोगों के पास में, जैसे अपने 24-25 का अपने सत्येंद्र जी देखिए, अपने 24-25 का जब अपने रिटर्न भर रहे हैं तो 23-24 की जो स्पिल ओवर प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट होता था, उसके लिए कोई सेपरेट कॉलम नहीं था, है ना? एम आई ऑडिबल?
जी सर, पहले कोई सेपरेट नहीं था। करेक्ट। कुछ लोग 6M लेते थे, कुछ ऐसा अलग अलग लेते थे, ऐसा हाँ, करते अपने थे। करते क्या थे, जो लास्ट ईयर की क्रेडिट थी, उस लास्ट ईयर की क्रेडिट को हम लोग 6J में डिफरेंस छोड़ करके 6M में फिलअप कर देते थे। जी सर। क्योंकि लास्ट ईयर की जो क्रेडिट है वो इस साल के 8A में आया हुआ नहीं होता था, GSTR 9 के। बिल्कुल बिल्कुल अब सर। दिस मच आई कैन टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, इस साल GSTR 9 काफी इंप्रूव्ड है। मैं जब भी मतलब मैंने कम से कम मोर देन 100 लेक्चर्स दिए हैं GSTR 9 में, और जो जितने सारे डिफॉल्ट्स थे GSTR 9 में, इस साल गवर्नमेंट ने काफी हद तक रिमूव किया है। मैं हमेशा पहले मजाक से कहा करता था कि GSTR 9 पढ़ा लिखा आदमी नहीं भर पाएगा। मैं ऑलवेज एक ये मजाक करा करता था कि GSTR 9 पढ़ा लिखा आदमी नहीं भर पाएगा, पहले वाला। क्योंकि पढ़े लिखे आदमी तो उसको पढ़ेंगे, पढ़ के बोलेंगे यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ऐसा होता है, लेकिन डेटा यहाँ पे ऐसा नहीं देना पड़ रहा है। तो मिसमैच ऑफ डेटा बिटवीन द लैंग्वेज जो था, उसमें पढ़े लिखे आदमी कहाँ अटक जाएंगे, आप लोगों जैसे आदमी कहाँ अटकेंगे, भाई ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है, मैं तो करूंगा नहीं। तो ये दिस टाइम, दिस मच आई कैन टेल यू, ये काफी इंप्रूव हुआ है फॉर्म, और इस बार सारे पढ़े लिखे आदमी फॉर्म भर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो लास्ट ईयर की जो सेपरेट कोई कॉलम ही नहीं था, 23-24 का अगर कोई इनपुट टेस्ट क्रेडिट आ रहा है, जिसका क्रेडिट हम लोग इस साल ले रहे हैं, उसके लिए कोई सेपरेट कॉलम नहीं था। इस बार इन्होंने इंसर्ट किया है टेबल नंबर 61A1। 6A1 आपको स्लाइड्स में दिख रही होंगी। जैन जी आप ऑन कर सकते हैं, आपको दिख रहा है ना स्लाइड्स में? हाँ यस सर, दिख सर। रहा था। हाँ। दिख रहा। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये 6A1 में डेटा कौन सा डालना है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 6A में डेटा कहां से आता है? GSTR 3B के टेबल नंबर 4 से। दैट इज द सबमिशन ऑफ टोटल A1 A2 A3 A4 A5 का टोटल का सबमिशन 6A में आ जाता है। करेक्ट है? अब 23-24 की क्रेडिट हमने 24-25 में भी क्लेम करी होगी। अपने कितने लोग सर्कुलर नंबर 170 से वाकिफ हैं? चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि 170 इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर फॉर फाइलिंग GSTR 9 एंड 9C, और इवन रिटर्न्स 3B। अगर GSTR अगर सर्कुलर 170 से अपने अगर वाकिफ नहीं है, तो मैं एक बार 2 मिनट के लिए उसमें ब्रशअप करना चाहूंगा आप लोग को। कोई आंसर नहीं आ रहा, तो आई अंडरस्टैंड कि शायद सर्कुलर 170 से आप लोग अभी एक्वेंटेड नहीं, आई थिंक। सत्येंद्र सर, अगर मान सर लीजिए। जैसे 6A, हाँ जी, हाँ बोलिए, कोई कुछ जैसे बोल। 6A में 3B के टेबल में जो मैंने जमा किया था उससे पूरा मैच हो रहा है, तब क्या करना है? नहीं नहीं, एक मिनट, मैं पूछ रहा हूं कि सर्कुलर 170 से कितने लोग जानते हैं? अगर मान लीजिए जैसे मैं अभी 3B ये भर तो रहा आप हूँ। वकील से बता सकते हैं। मैं बता रहा हूँ सर आपको क्या है, कि हमारे 3B में 2B से डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होके आता है। ठीक है ना? 100 रुपये डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होके आया, और मेरे को सिर्फ 90 की ही क्रेडिट लेनी है। 10 रुपया या तो मेरी ब्लॉक क्रेडिट है, या मेरे पास इनवॉइस नहीं है। तो अभी हम लोग 3B में क्या करते हैं, जब तक हम लोग ये बेसिक्स को नहीं समझेंगे, GSTR 9 को समझने में दिक्कत आएगी। सर्कुलर 170 क्या बोलता है कि आपको जो 10 रुपया क्रेडिट नहीं लेना है, अगर वो ब्लॉक क्रेडिट है, तो सारी क्रेडिट लीजिए, लेकर उसको 4B1 में रिपोर्ट कीजिए, और उसको रिवर्स कीजिए। जिन्होंने ये काम किया है वो GSTR 9 खूब इजीली फिलअप कर पाएगा। जिन्होंने ऊपर के टेबल में ही माइनस कर दिया है, वो उनके GSTR 9 फिलअप करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना? तो 6A1 जो हमारा टेबल है, वो लास्ट ईयर के जितने भी हमारे इनवॉइसेस हैं, जिसकी क्रेडिट हमने इस साल लिया है, वो यहां से पहले ही हटा देना है। 6A1 में माइनस होगा, 6A2 में उसका नेट का इंपैक्ट आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? टेबल नंबर 6B में इस बार जो फिलअप करना है, वो इस साल के हमारे जो क्रेडिट हैं, जो फर्स्ट टाइम हम लोग क्लेम किए हैं, वो आएगा। 6C में कोई चेंज नहीं है। हाँ जी। जो ये विदाउट ITC के कॉन्सेप्ट में जाते हैं जो जो लोग भी,
हेलो। हाँ तो हाँ वो लोग सर उनके जैसे 2A में या 2B में जब आईटीसी रिफ्लेक्ट हुई, वो 3B में ऑटो पॉपुलेटेड होके आई, तो उन्हें हाँ, क्या करना है कि वो आईटीसी वहां पे 0-0 कर दें, या फिर ये जो 4B1 है इसमें 42-43 और 17-5 यस इसमें यस, डाल के उसको रिवर्स करें? उनको वो डाल के सही रिवर्स करना तरीका चाहिए क्या सर। है सर? उनको डाल के रिवर्स करना चाहिए। सर्कुलर 170 कर यही पा रहे गाइड हैं कर रहा है संदीप सर। सर्कुलर 170 बोल रहा है कि आपके 4B5 में, 4A5 में जितने भी डेटा आए हैं मतलब? उनको सबको अवेल कीजिए, और 4B1 में सारे डालकर रिवर्स करिए, 4C में 0 कीजिए। जी जी, वो तो 4C फिर 0 हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए वही वही इनपुट पूरी की पूरी रिवर्स करनी है। नहीं, राइट। पहले क्या करते थे सर कि अबेल्ड ही नहीं करते थे ना सर, पहले हाँ वो अबेल्ड गलत नहीं है सर, करना का वो गलत मतलब है। वो। अच्छा सर, ठीक सर। सर्कुलर 170 पढ़िएगा, उन्होंने बार किया वहां पे, ओके सर। है ना। 4B में करंट ईयर का 2B का डेटा जो हम लोगों ने इस बार क्लेम किया है, करंट ईयर इनवॉइसेस के, वो फिलअप हो गए विद द बाइफरकेशन ऑफ इनपुट कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज, जैसे लास्ट ईयर था। 4C में भी कोई चेंज नहीं है, 4D में भी कोई चेंज नहीं है, 4E में भी कोई चेंज नहीं है। ये सारे जो टेबल्स में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, एज इट इज है। एक ही चेंजेस आया है, जो मेरा 6H है, जिसमें हम लोग रिपोर्ट करते थे, वो इस बार 8B में माइग्रेट नहीं हो रहा है। करेक्ट है। अब आते हैं डिटेल डिस्कशन, थोड़ा 6A1 पे कर लेते हैं। हम लोगों का 6A1 में पहले क्या था, लास्ट ईयर में 6A1 टेबल था ही नहीं। जब 6A1 टेबल नहीं था तो लास्ट ईयर जो रिटर्न था वो हम लोग 6M वगैरह में डाल करके उसको बराबर करते थे फिगर को, जो लास्ट ईयर की क्रेडिट थी। लेकिन अब 24-25 से जब चूंकि ये आ गया 6 है, तो इसको देखिए मैंने एक टेबल में पूरा डाल के यहाँ पे दे दिया है, स्लाइड्स में आपको दिख रही होंगे वहां पे। जो मैंने अभी आपको ऊपर में बताया, वो इसके हिसाब से अपने लोगों को सेग्रीगेट कर देना है। 6B में माय डियर फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टाइम ओरिजिनल क्लेम है वही आएगा। जो हम लोग रिक्लेम करते हैं वो हमारा 6B में नहीं आकर के 6H नंबर टेबल पे आएगा। ये मैंने स्लाइड में ये भी लिख रखा है, ठीक है ना। 6H में कौन सा टेबल में जाएगा, ये पूरा यहाँ पे डिटेल में हमारा लिखा हुआ है। ये सब अपना लोग का डिस्कशन हो गया, ये सब डिस्कशन हो गया, ये भी मैंने बात हो गया। हाँ, 6H में जो जाएगा वो भी मेरा बात हो गया। सर एक मैंने एक छोटा सा टेबल बना दिया है, जिससे आप लोगों को इजी होएगा कि मेरा 6A1 में कौन सा फिगर जा रहा है, 6B में कौन सा जा रहा है, 6H में कौन सा जा रहा है, कब कब सीन का बन रहा है। मैं एक बार आप लोगों को रिपीट करता हूं इजी समझने के लिए। हम लोग जब कोई भी इनपुट टेस्ट क्रेडिट लेते हैं तो हमारे पास 3 सीन बनती है। पहला इनपुट टेस्ट क्रेडिट ले लेंगे, दूसरा लेके रिवर्स कर देंगे, तीसरा लेके रिवर्स करेंगे और रिक्लेम करेंगे। जो रिक्लेम करेंगे इसमें 2 सीन हो सकता है, 24-25 में क्रेडिट ले सकते हैं या 25-26 में क्रेडिट ले सकते हैं। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई फोर्थ सिनेरियो बनता है। करेक्ट है ना। आप समझ पा रहे हैं आप लोग? आई एम ऑडिबल? यस सर। जी सर, यू आर ऑडिबल सर। ये एकदम क्लियर हो रहा ना आपको? जी सर। हमारे पास जब इनपुट टेस्ट क्रेडिट है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, अपने पास क्या क्या सीन बनेगा? पहला सीन बनेगा हमने सिर्फ क्रेडिट लिया है, कोई रिवर्सल नहीं है। दूसरा सीन बनेगा क्रेडिट लिया, रिवर्सल किया। तीसरा बनेगा क्रेडिट लिया, रिवर्सल किया, रिक्लेम किया। और रिक्लेम का फर्दर 2 पार्ट होगा, 24-25 में क्रेडिट लिया होगा या 25-26 में क्रेडिट लिया होगा, है ना। अब अपने लोग एक बार डील करते हैं कि कब कब कैसे कैसे रिपोर्ट करना है। पहला जो सीन बनेगा जब हमने सिर्फ क्रेडिट लिया, तो हमारा 6B में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, हमने क्रेडिट लिया और रिवर्स किया। जब क्रेडिट लिया और रिवर्स किया तो 6B में जाएगा और टेबल नंबर 7 में रिपोर्ट होगा। थर्ड सीन आता है, क्रेडिट लिया, रिवर्स किया, फिर रिक्लेम किया इसी साल 24-25 में, तो हम लोगों को 6B में रिपोर्ट करना है, 6H में रिपोर्ट करना है और टेबल 7 में रिपोर्ट करना है। ये तीनों जगह रिपोर्ट होगा। उसका सबसेट अगर अपने जाते हैं कि 24-25 में नहीं क्रेडिट लिया हुआ है, 24-25 में अगर आप क्रेडिट नहीं लेते हैं, 25-26 में क्रेडिट लेते हैं, तो उसको 6B में जाएगा, 7H में जाएगा और टेबल नंबर 13 में जाएगा।
6H में उस समय नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने रिक्लेम नेक्स्ट ईयर किया है। ठीक है ना? ये हमारे टेबल 7 में कोई चेंजेस नहीं है, खाली ये दो इंसर्ट हुए A1 A2, दैट इज द 37A एंड 38 का जो रिवर्सल है वो इन लोगों ने बाइफरकेट किया है। ये हमने डिस्कशन कर लिया आपसे। टेबल 8, ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। इस बार जो चेंजेस आ रहा है टेबल 8 में, इस टेबल 8 में इस बार क्या है कि अपना जो 8A में लास्ट ईयर 2B से फिगर आया था, उसके पहले 2A से फिगर आता था। इस बार 8A में जो फिगर आएंगे वो फिनेंशियल ईयर 24-25 के जितने इनवॉइसेस हैं वो 24-25 के 2B में आए होंगे, या 25-26 के 2B में आए होंगे, वो पूरा का पूरा 8A में आ रहा है। इज इट क्लियर? जी सर। हाँ शर्मा साहब, जी ये सर, क्लियर? चले सर आगे से। टेबल 8A में जो इस बार डेटा आ रहा है, वो इस बार डेटा आ रहा है 2B से, चाहे वो किसी भी साल के 2B में आया हो, चाहे 24-25 में आया हो, चाहे 25-26 में आया हो, वो ऑटोमेटिकली टेबल 8A में आ रहा है। ठीक सर। ठीक है? तो जी सर। हमारा 8A से 8B जब माइनस होगा तो जो उसमें बैलेंस बचेगा वो 8C में हम लोगों को रिपोर्ट करना है। वो हमारा 25-26 में जो 2B में डेटा आया, इनवॉइस डेट 24-25 की है, तो 8D में टेक्निकली वहां पे कोई डिफरेंस आएगा नहीं। ठीक है ना? जी सर। ये मैंने पूरा टेबल 8 में रिपोर्ट कर दिया, इसको समझाना एक्सप्लेन किया है किस तरह से आना है। टेबल सर 8 का एक्सेल जो हम लोग डाउनलोड करेंगे और ऑनलाइन में जो फिगर दिखाएगा उसमें मिसमैच रहेगा। क्यों मिसमैच रहेगा ये यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है हमारा। आरसीएम वगैरह में अगर कोई रिपोर्ट किया हुआ है तो उसके चलते मिसमैच आएगा, कोई नॉर्मल चार्जेस का आया हुआ है वो सब रीजन से आएंगे। सर इसमें एक 24-25 एक के हैं। क्वेश्चन है, 8A हाँ, में एक यस अंकित क्वेश्चन है जी, सर। यस अंकित जी प्लीज। सर इसमें लास्ट ईयर 23-24 का जब हम एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे थे उस टाइम जो 8A में डाटा आ रहा था, तो 23-24 में जितना 2B में डाटा आया सिर्फ वो आ रहा था। इस बार जब हम 24-25 का 8A देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ वो डाटा आ रहा है जो 24-25 से रिलेटेड है। करेक्ट, करेक्ट अंकित जी। इसमें क्या है सर, तो देखिए आप एक बार से आता है यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या है, ये काफी जी, टेक्निकली इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस बार। लेकिन 8A सर में उसमें दिक्कत ये आएगी ना, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने 8C में फाइल किया हम्म वो अलग फिगर आएगी, और इस बार हम्म जो हम 6A में फाइल करेंगे वो अलग फिगर आएगी। नहीं, उसके लिए इन्होंने FAQ में बोल दिया ना कि 6A1 में जो फिगर डालना है वो लास्ट ईयर का जो जी क्रेडिट है वो खाली रिपोर्ट कर दीजिए। ठीक, थैंक यू क्योंकि सर। देखिए अंकित जी क्या हुआ ना, ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, 8A में वो फिगर आया जिसका इनवॉइस डेट 24-25 की है, जी करेक्ट है। लेकिन जी 2B में 24-25 में आया हुआ हो सकता है जिसका इनवॉइस डेट 23-24 की है, 23-24 के भी है सर। तो उसको इन्होंने फिल्टर आउट कर दिया, 8A में नहीं है। लास्ट ईयर नहीं किया था ना सर, इसलिए लास्ट वो ईयर नहीं दिक्कत किया आ था, रही है सर। हाँ लास्ट जी इसीलिए इसीलिए FAQ में इन्होंने क्लियर कर दिया। देखिए सर वो क्या ठीक। कर रहे हैं ना, हर बार FAQ निकाल रहे हैं, इस बार भी FAQ जी निकाल रहे हैं, उसमें बोले कि ये FAQ इस साल के लिए अप्लीकेबल है, आगे साल फिर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये डिस्क्लेमर साथ साथ दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। पहले अमित जी क्या, अंकित जी क्या था, 8C शुड बी आइडियली विद द टेबल नंबर 13, जी वो अब नहीं है। अभी 8C क्या बोल रहा है, 8C एकदम सिंपल बोल रहा है कि आपका 2B का डेटा जिसकी इनवॉइस डेट 24-25 की है और 25-26 के इनवॉइस में आया है, मतलब 2B में आया है, उसको 8C में जी डालिए। आप 8A को जब डाउनलोड करेंगे ना एक्सेल सीट से, उसमें राइट हैंड में एक जी कॉलम आया है, यहाँ देखिए मैंने डाला है, ये देखिए यहाँ 2B पीरियड में लिखा हुआ आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है ये सर टू, उसमें। उसको फिल्टर करके वहां से अपने निकाल सकते हैं, ठीक, थैंक यू सर। है ना। 8B में मैंने अपना क्लियर कर ही दिया, 8B में क्या आ रहा है ये भी मैंने क्लियर कर दिया। जो आप बोले ना कि जी देखिए यहाँ पे 8C में ऑलरेडी उन्होंने क्लियरिफाई किया है, FAQ नंबर 16, वेदर टेबल 8 से है ना, ठीक, थैंक यू सर। जो मैंने अभी अपना डिस्कशन कर चुके हैं। जी सर। 8C सर में जो इंक्लूजन हो रहा, हाँ जी यस प्लीज। सर हाँ सर आपने बताया कि 8A में जो डाटा आ रहा है जो 24-25 से बोलिए सर। दिन जी आपकी आवाज चली गई।
वीडियो ऑडियो हो गया। एक मिनट सर। और नेटवर्क प्रॉब्लम आज बहुत चल रहा है। हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है? आ रही है जी। आ रही आ रही है। तो जो एटे में डाटा आ रहा है वो 24-25 के इनवाइस आ रहे हैं, ठीक है सर। करेक्ट। तो फिर जो 8C कह रहा है हमसे कि अगर 24-25 के कुछ इनवाइस 25-26 में आएंगे। हाँ, फिर आप म्यूट हो गए सर। जी, कोई नेटवर्क इशू? हाँ सर। हाँ, अभी आ रही है। तो मेरा मेरा कहना ये है कि जब 24-25 के इनवाइस है और वो एटे टेबल में नहीं आएगा क्या, जबकि वो 25-26 में रिफ्लेक्ट हुआ 2B में? नहीं आ रहा ना सर? यहाँ पे एटे में नहीं आएगा क्या वो? आएगा आएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर। 8A में, वो एटे में आ जाएगा ना सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो आ जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, देखिए उसमें 8A में आएगा, और उसमें एक कॉलम इन्होंने इंसर्ट हाँ की है जहां पे बता रहा है कि किस महीने के 2B में आया है ये। जी। तो उसमें मान लीजिए आपका तो फिर ये अप्रैल एटे, फिर मतलब सर एटे टेबल तो एज ए 2A हो गया ना सर? एज ए 2A हो गया, राइट है। है ना सर? लेकिन सर हाँ, लेकिन अगर 2A, किसी ने अपने हाँ अक्टूबर के रिटर्न में कोई इनवॉइस को सही किया है तो वो तो 8A में नहीं आ पाएगा। नहीं, अमेंडमेंट वाले नहीं आएंगे। अमेंडमेंट वाला नहीं आ पाएगा ना, नहीं या नहीं, अगर किसी का छूट भी गया था वो अब उसे ऐड कर रहा है वो भी नहीं आएगा। मार्च का इनवॉइस, वो भी नहीं आ वो नहीं पाएगा ना आएगा। सर। हाँ, तो फिर वो तो तब तो नीचे उसको रिपोर्ट माइनस आ कहाँ पे जाएगा ना करना सर चाहिए फिर सर? तो? सर माइनस नहीं आएगा ना। आपने क्या करना है, क्लेम 8A तो किया लेना ही है, नहीं ना। 8A लेकर के उसको डाउनलोड कीजिए। जी डाउनलोड करके उसमें 2B फिल्टर लगा लीजिए। जी 2B में जब फिल्टर लगाएंगे तो अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 तक के जो है वो मेरे 6B से मैच करेंगे, जी और उसके बाद के जो इनवॉइसेस है वो 8C में डाल देंगे। 8D निगेटिव हो जाए, जीरो हो जाएगा ना। ठीक ठीक है ना? ठीक सर। एक सर, एक पीछे का क्वेश्चन उसमें रह गया था हमारा, जो आप कह रहे थे। कौन सा सर? ये भी तो होता है ना सर कि कभी कभी हमने जैसे 23-24 में एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली थी और हाँ 24-25 में रिवर्सल कर दी, तो वो जो रिवर्सल है जो आपने बताया सर्कुलर 170, उसमें वो मेंशन कर रहा है कि अगर कोई भी इस तरीके के नेचर का है तो हम इसी वाले कॉलम में डालें जहां पे 3B रिटर्न में लिखा रहता 42, 43 या 17-5, है ना सर? करेक्ट, वो आपका तो 4B1 है। हाँ 4B1। तो मेरा कहना है मतलब ये था कि जो उसमें मेंशन है सिर्फ जहाँ 3B में पढ़ते रूल 38, रूल 42, 43 और सेक्शन 17 5, करेक्ट तो क्या पर्टिकुलर उसी से रिलेटेड फिगर वहां डाले कि नहीं, अगर हमने कोई एक्सेस क्लेम भी कर लिया था तो वो भी वहां डाल लें? सर, उसमें क्योंकि अदर आईटीसी जिसका परमानेंट रिवर्सल है वो भी वहां डालेंगे। वो भी वहां डालेंगे ना सर? आपको रिवर्सल का आपके जी पास दो ही कॉलम है, 4B1 हाँ 4B2। जी ठीक। 4B1 सर्कुलर 170 बोलता है अपना कि 4B1 परमानेंट रिवर्सल है। एक्चुअली उसकी लैंग्वेज में सर मैं यहाँ पे रखे हुए हूँ उसको, उसमें लिखा हुआ विच आर एब्सोल्यूट इन नेचर एंड आर नॉट रिक्लेमेबल। करेक्ट मतलब करेक्ट इसका मतलब होगा विच आर एब्सोल्यूट इन नेचर, जो एब्सोल्यूट इन नेचर परमानेंटली है मतलब वो हमें वहां पे हाँ डालना है। फिर बाकी सेक्शन मतलब रूल 38 भी हो, फिर 42, रूल 43 और सेक्शन 17(5), है ना सर? करेक्ट। जी सर ठीक। तो उसका रीजन समझिए सर। हम्म इलेक्ट्रॉनिक रिक्रेडिट रिक्लेम लेजर में 4B2 से डेटा जाता है, 4B1 से नहीं जाता है। आप अगर टेम्पोररी रिवर्सल करेंगे, दैट मीन्स 4B2 में अगर डेटा डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिक्रेडिट रिक्लेम चला जाएगा, जहां आप दोबारा रिक्लेम कर पाएंगे। है ना? जी सर ठीक। इसीलिए 4B1 में रिपोर्ट करना उसको। जी सर। आगे बढ़े। जी हमारा सर। जी सर, आके 8D हमारा क्लियर हो गया, वो नेगेटिव आएगा, मतलब 00 आएगा। अगर अपने 6B को सही रिपोर्ट किया, 8C को सही रिपोर्ट किया तो सेम सेम आएगा। एक नया कॉलम इंसर्ट हुआ है टेबल नंबर 8H के नीचे 8H1। इसमें क्या बोलता है, अपने पिछले साल क्या था सर कि जो कोई अगर इंपोर्ट करते थे हम लोग तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करते थे, और पूरा क्रेडिट उस साल कभी कभी नहीं भी ले पाते थे। जैसे मार्च का माल है, अप्रैल में आया, मई में आया, बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल करी हुई है,
तो अपने लोगों को कैरी फॉरवर्ड के लिए वहां पे अलग से कोई ऑप्शन नहीं था, जस्ट लाइक टेबल 13 और 8C हमारे पुराने जमाने में था, पुराने फॉर्म्स में था। अभी इन लोगों ने इसको इंसर्ट करके 8H1 डाल दिया है, जहां पे हम लोग टोटल क्रेडिट कितनी अवेलेबल है वो लेना है, और कितनी क्रेडिट हमने अवेल करी है वो डाल के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो हमको यहाँ पे डालने का है। डिफरेंस 0-0 हो जाएगा। ये नए आए हैं, ये मैंने डिस्कशन हो गया, ये डिस्कशन हो गया अपना। एक छोटा सा देखिए, मैंने सत्येंद्र जी, एक मैंने पूरा ये रीक्लेम का एक पूरा चार्ट बना दिया है। अच्छा सर, ठीक है सर। ये कौन सा साल में कैसे कैसे रिपोर्ट करना है, क्या करना है, ये आप लोग बाद में देख पाओगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये जी सर। टेबल नंबर 12 एंड 13 दिस टाइम मैंडेटरी है। पहले ये ऑप्शनल हुआ करता था, अब ये मैंडेटरी, अपने को 12-13 फिलअप करना ही है। टेबल 13 में क्या जाएगा, जो हमारा क्रेडिट, इस साल का क्रेडिट हमने अगले साल क्लेम किया है, रिक्लेम नहीं कर पाए थे, उसको टेबल 13 में रिपोर्ट कर देना है। 14 में कोई चेंज नहीं है, खाली डिफरेंस का चेंज है, जैसे GSTR 9 का है। अब मैं आपको एक चीज देने वाला हूं सर, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक हैंड ओवर करने वाला हूं। GSTR 9 पूरा का पूरा 15 टेबल अगर एक पेज में आ जाए तो कैसा लगे? अच्छा लगेगा ना? ये देखिए, ये 2 मिनट लगेगा, आप लोग इस टेबल को थोड़ा एक बार ध्यान से देख लो, इस स्लाइड को। इस स्लाइड को अगर फॉलो करके GSTR 9 अगर फिलअप करेंगे, इट विल वेरी इजी टू रिफिल। ये क्लियर हो रहा है सर आपको, ये वाले टेबल? जी सर। पेमेंट ऑफ एडिशनल लाइबिलिटी ये डिस्कशन हो चुका। हाँ, अब अगर हमने टाइम पे रिटर्न नहीं लगाया तो इसमें लेट फीस, अपने लोगों को इस बार एक अमेंडमेंट आया है। एक जो क्वेश्चन था, हर बार एक क्वेश्चन आता था, टेक्निकली GSTR 9 से लेट फीस इनको नहीं लेना चाहिए था, लेना चाहिए था 9C से। जब तक आपका 9C कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपका GSTR 9 कंप्लीट नहीं माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 44। अब इन लोगों ने करेक्शन कर दिया है। करेक्शन कैसे किया है? GSTR 9 में भी लेट फीस का दे दिया, 9C में भी दे दिया। अप टू द डेट ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ GSTR 9 में फाइन लगेगी, और डिफरेंस के डेट पे 9C से फाइन ले लेंगे। अभी ये रेट इसकी GSTR 9 की जो लेट फाइलिंग है वो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा 0.02% है टर्नओवर इन स्टेट का, और 25 रुपया अप टू द टर्नओवर 5 करोड़, 5 से 20 तक में 50, और 20 से ऊपर में 100 करोड़। ये इस तरह से इन्होंने रेट डाल रखी है। एक ये रिकैप है सर, 6B में क्या फिगर जाएगा, 6A1 में क्या फिगर जाएगा। सर एक बार उसको ITC एक्सप्लेन कर दें सर, जो 9 में पहले मान लीजिए हमने 10 दिन 9 डिले फाइल करा, ठीक है सर, हाँ हाँ बिल्कुल तो वो 10 दिन की पहले मेरे से 9 पे लेट फीस ले लेगा। राइट। उसके बाद अगर हमने उस डेट पे 9C भी नहीं फाइल करा, फिर उसके आगे 10 दिन बाद 9C फाइल करा, तो बैलेंस अमाउंट जो 10 दिन का और है वो 9C पे ले लेगा ना सर? 9C में ले लेगा, एकदम सही है सर। क्योंकि ये पार्ट ऑफ 9 है, ये अनेक्सर मानते हैं 9C को, इसलिए करेक्ट सर करेक्ट कि ये वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी 9। बिल्कुल सर। इसका एक जी सर। सर्कुलर 246 आया था, उसको आप देखिएगा। जी सर। सर्कुलर 246 इसी चीज को क्लेरिफाई किया हुआ है। पुराने केसेस ठीक है में सर। क्या हुआ था सत्येंद्र जी, पुराने केसेस में चूंकि इस तरह का कोई प्रोविजन इन्होंने टेबल में डाला नहीं, तो डिपार्टमेंट वाले क्या करते थे कि GSTR 9 में भी ले लेते थे, 9C का भी ले लेते थे, और उसके बाद भी मन नहीं भरता था तो 25-25 हजार की पेनाल्टी और लगाते थे। जी जी सर। तो वो अब इशू रिजॉल्व हो गया। वो सर 125 में ले लेते हाँ 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 पेनल्टी। हाँ। जी सर। वही मैं बोला ना, मन नहीं भरता था उनका कि भाई 9 की ले ली, जी 9C की हाँ। ले ली, हाँ 25-25 हजार रुपये और देके जा। जी जी 125 की और इम्पोज करते थे।
तो सर्कुलर 246 उनको सेविंग करने के लिए है, वो अगर कोई फाइल लगा रहे हैं तो। और बाकी यहाँ पे अब 99C में इन्होंने इम्बेडेड कर दिया, तो 9 का 10 दिन का, बाकी 5 दिन का जो आपने वेल एक्सप्लेन किया वहां से कवर अप हो जाएगा। ये हमारा एक रिकेप बनाया हुआ है कि कौन से जो नए नए जो चेंजेस आए टेबल में, वो कहाँ कहाँ क्या रिपोर्ट करना है। ये पूरा रिकेप मेरा उसको डाल रखा है कि किस फाइनेंशियल ईयर में कैसे डालना है। एक अपने जब भी GST 9 फिलअप करते हैं तो हम लोगों के पास में माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी टेबल मैंडेटरी है, कौन सी टेबल ऑप्शनल है। तो मैंने क्या किया सर, एक सारे टेबल के बगल में क्या रिपोर्टिंग नेचर है और किस किस साल में मैंडेटरी है, किस किस साल में ऑप्शनल, वो डाल दिया है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना। ये तो 23 सर इस 24 बार के साथ में इनवर्ड की HSN भी नहीं, इनवर्ड की मैंडेटरी नहीं है सर, HSN भी नहीं है ऑप्शनल सर, है। ऑप्शनल ऑप्शनल सर, ऑप्शनल है। हाँ ये देखो, जी सर, इस बार भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक ये है। देखो 17 मैंडेटरी, 18 ऑप्शनल। ठीक सर। ये टेबल को देखोगे क्लियर हो जाएगा। ये दो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है 23-24 में और 24-25 में, दोनों में क्या गैप है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो 9-9C, आई लाइक टू टेक इट, एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू GST और 9-9C और GST। सर मेरा GST 9 का ही है। हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ सुन पा रहा हूँ, बोलिए। आवाज, मैं कह रहा हूँ जैसे HSN कोड का तो मैंने जो डाटा फिट किया था GST 1 में वो तो मिल गया, और जिससे मैंने परचेज किया उसको तो दे नहीं रहा है। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, टेबल 18 तो ऑप्शनल है। मेरे उस वकील केस साहब में ने क्या तो करेंगे सर? उस हेलो, केस में क्या करना है? या फिर B2B की सप्लाई पे HSN GSTR1 में डाले गए हैं और B2C की सप्लाई पे नहीं डाले गए हैं। क्या बोल रहे हैं सर, फिर से बोलिए, आवाज करेक्ट कर हेलो, रही है। B2B में जो इनवाइस हमने GSTR1 में अपलोड करे थे उसके HSN GSTR1 में डाले हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ में जो B2C सेल की हुई थी उसकी HSN नहीं डाली थी GSTR1 में। अभी ऐड तो करनी अब पड़ेगी। एनुअल रिटर्न में तो होल मतलब टोटल जो भी सप्लाई हुई है वो डालनी पड़ेगी ना सर? बिल्कुल बिल्कुल डालनी तो पड़ेगी। मेरा तो फिर वो सर जैसे प्रिपेयर ही नहीं हो रही है, तो ये तो एक अलग से ऑप्शन, मतलब फिर उधर छूट देने का मतलब खत्म हो गया ना सर? फिर GSTR1 में भी वो जहाँ B2B अगर सप्लाई थी और सर B2C थी दोनों के। मैं तो क्लाइंटों को सजेस्ट करता हूँ कि 1 में सारा ही डाल दो। बिल्कुल सर। वो पार्सियल डाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो सारा रिपोर्ट तो कर ही रहे हो ना। सर वो तो इस साल से मैंडेटरी हुआ है 25-26 से कि हमें B2C भी डालना है। करेक्ट। 24-25 में तो एग्जाम था B2C, तो अब हम हाँ, 9 भरेंगे तो सर उसमें भी एग्जाम होना चाहिए B2C की GST नहीं में। एग्जाम होना चाहिए, है नहीं। अच्छा अच्छा जी। सर ओके नमस्कार, सर। एक क्वेश्चन मेरा था। हाँ जी, 9 में 24-25 में वर्ड सप्लाई है, उसके HSN डालने हैं या नहीं डालने हैं? अगर डालने हैं तो किस किस डीलर को कंपलसरी है? आपकी आवाज है ना कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। अजय जी एक बार म्यूट कीजिए ना। हाँ, आईफोन से जो बोल रहे हैं वो हाँ, आप बोलिए सर, फिर से बोलिए। हाँ सर नमस्कार, हाँ मेरा नमस्कार एक सर। क्वेश्चन है कि जो GSTR 9 है हाँ, उसमें इनवर्ड सप्लाई के HSN किसको डालने कंपलसरी है? इनवर्ट सप्लाई के डालने ही नहीं है किसी को। किसी के लिए कंपलसरी नहीं है ना सर? नहीं सर, आप देखो मेरे जो ये जो देखिए, ये जो मेरी स्लाइड है ना, जी सर। इसमें टेबल नंबर 18 देखो, जी इसमें लिखा हुआ HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ट सप्लाई, ये जी, ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है। यस, थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। अजय जी बताइए, आप क्या कुछ बोल रहे थे। मेरा क्वेश्चन था कि हम लोगों ने जो होमवर्क किया GSTR1 में B2B को अलग दिया, B2C को अलग दिखाया था HSN कोड में। हाँ, पहले एक बार में हो जाता था काम, अब उन लोगों को बाइफिकल करना पड़ा। वो डालना ही पड़ेगा तो सर। GSTR 9 में तो खैर हमारे वकील साहब ने, तो मैं अभी जैसे आपने क्लियर कर दिया ना मेरे को कि इनपुट जो परचेज की उसकी HSN की समरी देने की जरूरत नहीं है। इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हेलो, हाँ, इनपुट नहीं देना है।
नहीं है, लेकिन मेरे वकील साहब ने मेरे से वो चार्ट बनवाया है जिससे कि वो मेरे आईटीसी को देख सके कि भूल तो नहीं है। नहीं वो ठीक है, बनवाया है वो एक अलग बात है, लेकिन जीएसटीआर 9 में जाने की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, बोलो। आवाज आ रही है हाँ मेरी बोलो सर? सर। हाँ आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है सर हमारे पास। अजय हेलो, जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैं वो वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है मेरे से बनवाए होंगे कि कहीं भूल नहीं हो, राइट। वही लग रहा है। यस। एनी ठीक क्वेश्चन? है सर। और किसी का कोई सवाल हो भाई का? सर इसका पीपीटी मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, उसमें कर दीजिएगा, मैं ओके। प्रिंट निकाल लूंगा। संजय ओके। भटनागर जी, आज आप कैसे शांत बैठे हैं? व्रत है क्या आज आपका? नहीं सर, नमस्कार सर, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मूड ऑफ है क्या? नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है सर, बहुत अच्छा है पेंट, इतना अच्छा दिया है विकास सर ने कि अब तो जैसे करेंगे अब इस पे फिर देखेंगे सर। अभी तो फिलहाल कोई क्वेरी नहीं मेरी, बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया सर ने, और सर ने जो सर टेबल्स में दिया है उस चीज से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, माय प्लेजर। कुलदीप सोनी जी कोई सवाल है आपका? आपका माइक्रोफोन बंद है। अभी नहीं सर, आधा से आधा सुन नहीं पाई, चले गए इधर से काम पे। अच्छा विकास सर, कभी भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आपसे फोन पे पूछी जा सकती है सर। सर इसलिए मैंने फोन नंबर शेयर किया है। थैंक यू सर। किसी भाई के और सवाल हो? संतोष शर्मा दुबे जी जी, देखिए, दो ही केस में ना क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये हेलो सर। समझ में नहीं सर आया। हाँ जी सर बस एक छोटा सा क्वेश्चन ये था, प्लीज। आपने कहा आपको इंटरेस्ट सहित जमा करना है, तो सर इंटरेस्ट 3 महीने का लगेगा या 9 महीने का? जितना दिन चौबीस आपने पच्चीस डिले किया है, आप सेक्शन सर जैसे 50 ब्रैकेट 1 रीड विथ रूल 86 बी देखिएगा। सर जैसे हमारे पास नवंबर तक का समय होता है, हम कर रहे हैं जनवरी में, तो जब से लगा लें 2 महीने का, दिसंबर जनवरी दो शुरू महीने से का सर, ब्याज? शुरू से डिफॉल्ट में है आप। अच्छा, 9 महीने का लग जाएगा पूरा? जी सर। जी ओके, थैंक यू सर। तो बिना पेमेंट का रिटर्न थोड़ी लगेगा? नहीं नहीं, उन्होंने डिले टैक्स पे कर रहे हैं। तो टैक्स रिटर्न टाइम से कर रहे हैं और हाँ जी। टैक्स डिले कर रहे हैं ना, हाँ तो क्या होगा? हेलो हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए सर, बोलिए आप। मेरा कहने का मतलब रिटर्न टाइम से लगा रहे हैं और टैक्स जमा नहीं दिए तो ऐसे रिटर्न थोड़ी लगेगा? उनका भूतराज जी, आउटगोइंग सप्लाई रिटर्न के छूट सर गया था, आरसीएम के पैसे छूट गए थे उनको, उन्होंने बाद में जमा कर रहे हैं वो। आरटीएम का, यस। ठीक। हाँ सचिन जी, यस प्लीज, आप बताइए क्या पूछना है, बताइए। हैंड्स अप करिए। सर नमस्कार। सर मेरा नमस्कार। क्वेश्चन थोड़ा सा 9 से हटके है। बताइए सर। सर रूल 86 बी का एक नोटिस आया हुआ है, 21/22 में बोल रहे थे कि आपने मंथ वाइज जो है वो पेमेंट नहीं कर रखा है अपने 1% टैक्स लाइबिलिटी वाला। राइट। तो सर अगर मान लीजिए अभी हम उसको पे करते हैं तो जो वो हम ऑलरेडी आईटीसी से सेट अप कर चुके हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कब कैसे करेंगे? मान लीजिए वो DRC 03 उसका करा लेंगे, वो उसको कैसे क्लेम करेंगे? सर ये सेक्शन 54 में जाके आपको रिफंड फाइल करना पड़ेगा, जो आईटीसी आपने एक्सेस पेमेंट किया है, और उसको जी। वो लोग आईटीसी लेजर में पेंडिंग रिक्रेडिट में है ना? करेंगे। अच्छा, मैं मतलब उसका रिफंड लगाना पड़ेगा हमको? हाँ जी। इधर पेमेंट करेंगे, उधर आईटीसी का रिफंड लेना पड़ेगा, खाली इंटरेस्ट जो जाएगा वही पेमेंट खाली हमारा एक्सेस रहेगा? करेक्ट है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। सचिन मिश्रा सर जी, ये सर जो इनका क्वेश्चन आया था सर रूल 86 बी को लेके। हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए भैया। बट तो विकास सर सर, हम इसमें क्या लोगों का है? व्यू थोड़ा डिफरेंट है सर इस पे। बताइए ना सर। सर टैक्स लायबिलिटी तो है ही नहीं ना मेरी, इट इज ए प्रोसीजरल लैप्स ओनली। हाँ ठीक है तो मेरा टैक्स तो है नहीं, तो फिर मैं कैसे रिकवर कर सकता डिपार्टमेंट उनसे टैक्स को? सर। टैक्स तो मेरा उसमें पूरा पे है आईटीसी से, और आईटीसी से यदि मैं इधर DRC 03 से ये जमा कराते हैं तो सर रिफंड कैसे करेंगे? मैं आईटीसी का बताता हूँ, रिफंड तो करेंगे नहीं ये। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ।
दो चीजें, पहला है आपको कैश में 1% देना चाहिए था और 99% आईटीसी में देना चाहिए था, राइट? ट्रू ट्रू। आपने 100% आईटीसी दे दिया, ठीक है तो दैट मीन्स आपने 1% एक्स्ट्रा आईटीसी दे दिया। जी। वो टैक्स है ही नहीं, वो बनता ही नहीं है आपका, हमको चाहिए ही नहीं था, हम्म। आपने जबरदस्ती दे दिया मेरे को। ठीक। अब जो 1% मेरे को कैश में चाहिए था वो मेरे को चाहिए, वो तो मेरा बनता है, हम्म। तो आप मेरे को 1% दे दीजिए, जो मेरा बनता है वो मेरे को मिल गया। तो सर टैक्स तो मैं पे कर चुका ना, प्रोसीजर बिल्कुल बात सही है सर, वो रूल है। मेरा ये कहना है सर, रूल कभी भी ओवरराइड नहीं करेगा एक्ट को। आपने एक एक्ट सिस्टम में बनाया किसी भी चीजें हायर हायर ट्रांजेक्शंस के लिए, आपने ये रूल बनाया। सर एक बार सेक्शन 49 देखना, जी वहां पे पेमेंट ऑफ टैक्स में वो मेथड प्रिस्क्राइब कर सकता है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को पूरा मतलब काउंसिल को राइट है। ठीक है सर। सर अब ये आज की करेंट की सिचुएशन के हिसाब से हिमाचल हम प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको अल्ट्रा वायरस ऑलरेडी घोषित कर रखा है T6B को। सर ये कोर्ट में जाने लायक केस हो तब तो आपको आपको भी जाना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि लिटिगेट तो करेंगे सर, इतना थोड़ी जमा कर देंगे, इतना रिफंड मिलेगा ही नहीं। सर विकास सर, DGST यही वाले तो बात कुछ है भी कि लगाते हैं। पैसा जमा कर देंगे, रिफंड कैसे देंगे वो? हाँ, अब रिफंड के रिफंड ऑप्शन कैसे में तो कोई लेंगे है ही नहीं। मैं बताता हूँ सर, रिफंड कैसे लेंगे। एक बार सेक्शन 54(1) देखिएगा, ठीक है। उसमें लिखा हुआ, मैं आपको रीड आउट करता हूँ, सेक्शन को रीड आउट करता हूँ। मेरा किताब कहाँ गया एक्ट वाला वत्सल? जीएसटी जीएसटी बोल दो। हाँ हाँ फटाफट नहीं है उसको। सेक्शन 54(1) आप देखेंगे ना, वहां पे कोई भी अमाउंट गवर्नमेंट को एक्सेस पेमेंट हुआ है दैट यू कैन क्लेम फॉर रिफंड। सर उसमें 3 इयर्स की लिमिट तो अप्लाई नहीं होगी ना? 2 इयर्स की लिमिट है सर, 3 इयर्स की नहीं है। हाँ हाँ सॉरी, 2 इयर्स की लिमिट नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि 21-22 का वो हम कर रहे हैं अभी। सर 2 इयर्स की लिमिट पेमेंट ऑफ टैक्स पे होती है, ये तो टैक्स ही नहीं है ना, गवर्नमेंट मान कहाँ रहा है मेरा टैक्स है। अगर मेरा टैक्स होता तो फिर मेरे से वो कैश मांगता क्यों? सर वही तो है, लाइबिलिटी का 1% वाला प्रॉब्लम आ रहा है, यही तो प्रॉब्लम आ रहा है, टैक्स तो ऑलरेडी पेड ही है अपना। सब जगह सर ये प्रॉब्लम सब जगह आ रही है। नहीं यही प्रॉब्लम, देखिए पहले तो अपने को ये डिसाइड करना पड़ेगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने जो 1% आईटीसी से पे किया है वेदर दैट इज टैक्स और नॉट। ट्रू, इट इज अ टैक्स। हाउ इट इज अ टैक्स? अजय जी सर, एक मिनट अगर- चुप रहिए, अजय जी शांत रहिए, दूसरा आदमी सवाल पूछ रहा है। अजय जी सर अगर ये शांत टैक्स सर अगर ये टैक्स नहीं है तो 54 में तो लिखा है टैक्स एंड इंटरेस्ट जो एक्सेस पे होगा वो रिफंड लें हम। फिर जब हमें टैक्स मान ही नहीं जा रहा तो फिर हम रिफंड कैसे लेंगे सर? सर यही 54 में देखिए जो आपका। सर, एक बार फिर से पढ़ो 54 को, मैं रीड आउट करता हूं। जी सर। एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स एंड इंटरेस्ट कॉमा इफ एनी कॉमा पेड ऑन सच सप्लाई और एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम। ठीक है सर। तो एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम में मैं कवर हो गया। बट पर प्रोसीजर तो है ही नहीं ना सर, 54 की एप्लीकेशन में यदि आप वहां टिक करेगा तो वो तो मानते ही नहीं है ना इस चीज को, नहीं डिपार्टमेंट। देखिए पहले अपने को एक्ट डिटरमाइन करते हैं तब प्रोसीजर में जाएं। जी। आप सेक्शन 54(1) में एलिजिबल हैं या नहीं रिफंड के लिए? हाँ, यदि आप जो वर्ड कर रहे हो एनी एनी अदर अमाउंट पेड। हाँ, और एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम, इसका क्या मीनिंग है? ओके सर, अब ये एग्री तो करते हैं बहुत सर? ब्रॉडर वर्ड है सर, इसके अंदर तो सभी कुछ कवर हो जा रहा है ना बेसिकली, सर ये उसके ब्रॉडर अंदर वर्ड। में आपके जैसे केस ही कवर हो रहे हैं, बाकी तो टैक्स में कवर हो रहे हैं। आप सेकेंड एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूं सर। जी। मैंने एक केस यहाँ पे बंगाल में भी किया था इस मैटर पे लेकर के। टाइम है ना सर, 2 मिनट में डिस्कस कर लूं ना? श्योर श्योर श्योर। सर 2 मिनट के 2 घंटे बोली सर आप। क्या है सर, देखिए क्या हुआ था, एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी रेडी। आप रेडियंट इंटरप्राइजेस कलकत्ता का जजमेंट है, मैं आपको कॉपी भी भेज दूंगा उसका। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी रेडी थी कंप्लीट, लेकिन उसकी लैंड लीज की थी, पोर्ट ट्रस्ट कलकत्ता की जमीन थी वो वाली, ठीक है ना। एक पार्टी ने सेकेंड पार्टी को वो पूरी जमीन एलोंग विद द कंस्ट्रक्शन सोल्ड आउट कर दी। सोल्ड आउट करते समय में उन्होंने क्या किया, 18% का जीएसटी उन पर चार्ज कर दिया, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बोल करके। रेसिपिएंट उसका इनपुट नहीं ले पा रहा है,
क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी का इनपुट ब्लैक है सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 में। मेरे पास जब ये मैटर आया तो मैंने ये सबसे पहले आर्गुमेंट ये किया कि फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड वेदर माई प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल और नॉट। ये ऑफिसर मान गए कि हाँ भाई आपके ऊपर में टैक्स लगना नहीं चाहिए था। नाउ द क्वेश्चन इज, अब जब टैक्स लगना नहीं चाहिए तो ये रिफंड किसको मिलेगा? मुझे भी लगेगा जिस पे लगा। जिस पे यहां देखिए क्या हुआ संजय सर, प्रॉब्लम कहाँ आई? डिपार्टमेंट क्या बोला, जमा किसने दिया मेरे पास पैसा? रेसिपिएंट ने। ठीक है, रिफंड मांगने कौन आ रहा है? मैं जा रहा हूं जो रेसिपिएंट को पैसा दिया, जिन्होंने टैक्स चार्ज किया है। तो वो बोलते नहीं, उनको बोलिए रिफंड लेंगे। तो सर टैक्स तो मैंने पे किया ना सर, उसने तो रॉन्ग चार्ज किया या तो वहां पर। करेक्ट। डिपार्टमेंट का जो इंटेंशन था, उनका क्या कहना था, वो बोल रहे हैं कि टैक्स आपने पे किया किसको? अपने सप्लायर को। ठीक। उसने पेमेंट किया डिपार्टमेंट को। तो मैं आपको नहीं जानता हूं, मैं आपके सप्लायर को पेमेंट दूंगा, आप अपना सप्लायर से पैसा ले लीजिएगा। मैंने उसके अगेंस्ट में रीट लगाया कलकत्ता हाई कोर्ट में। यहां पे मैंने इसी ग्राउंड पे निकाला, और एनी अदर पेड बाय हिम। और यहां पे देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है सर, सेक्शन 54(1) में लैंग्वेज है एनी पर्सन। इट इज नॉट रिटन दैट इट इज आरटीपी टैक्सेबल पर्सन ब्ला ब्ला, कुछ भी नहीं है सर। ये तो चेंज किया है बिल्कुल। हाँ, एनी पर्सन कवर करके लाए हैं सर, और इन्हीं केसेस के लिए लाए हैं सर। करेक्ट। कि सर जो लोग पहले एडवांस दे देते हैं और वो उस पर टैक्स चार्ज कर देते हैं, बाद में वो कैंसिल हो जाता है उनका। हाँ। उनका जो पैसा चला जाता है उसी को रिफंड करने के लिए है ये। सर कोई भी ले सकता है, इवन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम द रिफंड। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरा एनी पर्सन, मैं कवर हो गया, मैं इंसिडेंस फॉल को बियर कर रहा हूं, तो मैं रिफंड फ्लाई करूंगा। और इसमें 2 साल का टाइम लिमिट भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि रिलेवेंट टैक्स पीरियड में 2 साल का जो टाइम लिमिट है वो खाली टैक्स के लिए है। टैक्स के लिए, ड्यू ये टैक्स पैसा के तो लिए। मैं भूल से दे गया आपको। ये एक्सेस पेड है, एनी अमाउंट पेड है, नॉट एक्सेस कवर्ड एनी इन अमाउंट। टैक्स। सर मैं आपके ऑफिस में आया, मैं पर्स भूल गया, 3 साल बाद मांगने आऊं तो वो देंगे नहीं क्या? जी जी। यहाँ पे ये है। ये आप ये जरूर कर दीजिएगा सर, ये केस आगे बहुत लोगों को फायदा करेगा सर। हाँ, ये बोलिए जो ना। के हाँ मैं रेडिएंट वाला मैं भेज देता हूँ आपको, जी मैं जी। भेज दूंगा। रेडिएंट इंटरप्राइजेज कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है। तो सर इसमें इंटरेस्ट के अलावा ये पेनल्टी के प्रोविजन भी रूल 86B पे अप्लाई हो कर सकते क्या सर? ये आपने फिर प्रोसीजर पहले वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ठंडे ठंडे आप गर्म हो ना। क्योंकि रूल 86B में बस मेरे हिसाब मेंशन से बस होना इतना नहीं है कि चाहिए, मेरा हाँ संभल सर भी उसमें नहीं ठंडे हो है, जाएंगे। ये प्रोविजन में अप्लाई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, उसमें 1% आप ले लें, इंटरेस्ट ले लें, बाकी हमारा रिफंड आगे जो भी हम क्लेम कर रहे हैं टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग हो रहा तो कर दें। अदरवाइज पेनाल्टी का प्रोविजन रूल सर अभी 86B 10 मिनट बात कर में लेंगे, कहाँ पे बिल्कुल मतलब कर आ रहा है? दीजिएगा। होना नहीं चाहिए सर, वहां पे कोई भी फ्रॉड नहीं है, मिस स्टेटमेंट नहीं है। इट इज वेल रिपोर्टेड टू द डिपार्टमेंट दैट आई हैव पेड एंटायर अमाउंट थ्रू माय आईटीसी। जी और आपने नोटिस दिया, मैं 1% पे कर दिया, तो वेयर इज द प्रॉब्लम? ठीक सर। एनी अदर क्वेश्चन सर? किसी और भाई को सवाल हो? अजय मनोज सर चौहान एग्री साहब। करते हैं मेरी बात से ना? जी सर, मनोज चौहान साहब को सवाल है? संजय सर एग्री कर रहे हैं ना विकास मेरी बात सर। से? हाँ बिल्कुल अभी कर रहा हूँ सर। थैंक यू। सर विकास सर, मैं व्यापारी के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। हम्म ये जो मैंने 1% तो पेमेंट तो कर दिया, अब मैंने जो अजय जी आपकी आवाज बार बार क्रैक कर रही है, आप मेरे को डायरेक्ट फोन कर लीजिएगा बाद में। अब बोले बोलिए। हर सर उनकी आवाज बार बार क्रैक कर रही है, मैं डायरेक्ट उनको बात कर लूंगा। जी सर ठीक है, वही सर। और किन्हीं के क्वेश्चन है तो प्लीज। सर मेरे ख्याल से किसी को क्वेश्चन रहा नहीं। राजीव जी कोई सवाल है आपका? सचिन मिश्रा जी सीतापुर कोई सवाल हो आपका? सर मैंने पूछ लिया अभी अभी के लिए तो। ठीक सर। दिनेश सैनी जी कोई सवाल हो आपका? सर शिव कुमार जी का हाथ ऊपर है, शिव गोपाल जी का। शिव गोपाल जी बोलिए अपने अंक का सवाल पूछिए। यस सर। शिव गोपाल जी सवाल पूछ लीजिए अपना। शिव गोपाल गुप्ता जी। शिव भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है।
शिव गोपाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये आपका ईयरफोन काम नहीं कर रहा। वो गणेश हमको लग रहा है चौरसिया वो साहब, बाई मिस्टेक हैंड अप हो गया उनका। गणेश चौरसिया साहब, आपका ये पूरा पीपीटी विकास बार बार टावर कट जा रहा है मेरा क्वेश्चन के टाइम में। हेलो जी। हेलो हाँ शिव गोपाल बोलिए। सर, मैं ये कह रहा था कि जो 86B में आप बता रहे थे, इसमें सर कुछ एग्जम्पशन भी तो है कि 1 लाख रुपए साल का अगर इनकम टैक्स आपने पे किया है तो 86B आपको अप्लाई नहीं करेगा। नहीं, खाली वही नहीं, उसके अलावा और भी उसमें बहुत सारे एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं। तो जहाँ पे जी अप्लाई जी नहीं सर। करता वहां पे तो अप्लाई नहीं करेगा ना, जहाँ अप्लाई करता उसकी बात हो रही है। जी जी। मैंने कहा सर नोटिस में हो इसलिए मैं ना ना ना, वहां क्वेश्चन था कि जिनके अप्लाई हो रहे हैं उनके उन्होंने जमा नहीं किया तो उनका क्या करना है। ये कुछ उनका सर मेरा केसेस लिंक में टूट सर गया था। कुछ कुछ केसेस में सर ऐसे भी नोटिस आ रही हैं इसमें ये अप्लाई नहीं कर रहा लेकिन नोटिस दे रहा है। सर देखिए, नोटिस तो अगर नहीं देंगे तो अपना काम कैसे चलेगा। उनको कैसे पता कि आपने इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा का पे किया है। नहीं सर, वो मांगते हैं ना उसमें। अभी हमारा हाँ, एक तो ऑडिट मांगने से ही केस तो पता था। चलेगा। शिव कुमार जी, ऑडिट विकास सर आजकल तो 26A से मिल जाएगा उन्हें। 26A वो क्यों मांगेंगे सर, आप सीधे आप दिख रहे हो ना। नहीं मगर सर ये अभी बहुत कम गलती होती है कि यदि प्रोविजन का यदि नोटिस निकालेंगे तो वो तो उसकी तीनों सबसेक्शन को पहले देखते हैं सर, कि क्यूमुलेटिव भी यदि उसने कैश लेजर से दिया वो सब कुछ देखते हैं सर, उसके बाद ही नोटिस इशू करते हैं सर। सर करते हैं, लेकिन उसके बाद में वो सिर्फ सेंटर वालों के पास में डेटा, स्टेट के पास डेटा नहीं है वो। जी सर एक केस में मैंने उनको ITR तक दे दिए, इसमें 1 लाख रुपए के ऊपर जो है इनकम टैक्स पे, लेकिन फिर भी उन्होंने 86B को का एक्सचेंज बना के हमको दिया। खैर उनको तो देखिए रूल नहीं मालूम होगा, उनको तो पता नहीं है, बट अदरवाइज तो नहीं लगता, तो नहीं लगेगा ना। सर एक लास्ट क्वेश्चन यस पूछ रहे प्लीज हैं प्लीज आपसे। सर आप पूछिए। सर 21-22 में ना हम पे नोटिस आया है 9C का कि आपने 9C नहीं भरी है तो 50,000 पेनल्टी लगा दी जाए। थिएटर का नोटिस आया है सर। तो ठीक है। अब क्या रेमेडी है उसमें, क्योंकि अब हम भरना चाह रहे हैं तो उसमें 1 लाख से ऊपर तो लेट फीस मांग रहा है वो पोर्टर। सर आप सर्कुलर 246 फॉलो कर लो एक बार। आप 9 भरा है आपने? 9 भरा हुआ है सर हम। तो तो फिर फाइन लगेगी लगेगा नहीं। सर, फिर तो लगेगा सर। नहीं सर सर, उसमें अगर हम सर भरेंगे उसमें फिर अगर लेट हम फीस कहाँ से भरेंगे उसमें उठा रहा होगा सर 9C के भरने पे? 9C में तो कॉलम नहीं था ना वो तो। सर कॉलम नहीं था इसलिए तो सर्कुलर नंबर 246 ने क्लियर किया ना। नहीं ये कह रहे हैं अभी कि 1 लाख रुपए लेट फीस उठा रहा हूँ, ये कैसे, मैं समझ नहीं वो पा रहा। डिपार्टमेंट मांग रहा होगा। नहीं, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट मांग तो रहा था 50,000 की पेनल्टी लगा रहा है सर बस। फिर वो 9C कैसे मांग रहा है जब 9 फाइल है तो फिर 9C में लेट फीस कहाँ से आ रही? संजोग जी जब 9 फाइल हो गया तो 9C के लिए तो कहीं से ऑप्शन ही नहीं आ रहा था लेट फीस का। अच्छा, मैंने फिर 9 भी फाइल नहीं होगा उनका। नहीं, 9 9 तो फाइल फाइल है, 9 तो समय पे फाइल है सर, वो हमने कराया। 9C हमने कहा वो सीए करेंगे इसलिए वो रह गया था सर, क्योंकि 20-21 तक सीए करके थे 9C। विकास साहब मेरा इसमें एक व्यू था, ये तो हाँ बाद सर। में इन्होंने चेंज करके इसको कंप्लीट रिटर्न माना है हाँ सेक्शन है। उससे पहले तो मेरा ये मानना था इट इज ए जस्ट एनेक्सर, और सिर्फ एनेक्सर के लिए आप, क्योंकि आपके पास अलग से प्रोविजन नहीं था, जो बाद में इन्होंने माना कि इसको कंप्लीट रिटर्न नहीं माना है। नहीं सर, 9C कहाँ था सर? नहीं 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 सर, एक बार जी सेक्शन 44 निकालो सर आप। जी सेक्शन 44 ब्रैकेट 1 पढ़ो आप। जी यहाँ लिखता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ब्ला 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 an annual return which may include a self-certified reconciliation statement reconcile the value of supply declared in the return furnished for the financial year। ठीक है ना। अब रूल 80 हमारा बोलता है कि हमारा 2 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है तो कुछ नहीं देना। 2 5 करोड़ करोड़ से के ऊपर 5, पे था, 5C देना था मुझे 9C। हाँ जी
5 करोड़ से ऊपर पे मुझे 9C मैंडेटरी था मेरे पे। परफेक्ट है। ठीक मेरा है। टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है हम्म और मैंने 9C नहीं फाइल किया है, हम्म तो सेक्शन 44(1) के डिफॉल्टर हूं या नहीं हूं? बट ये तो सर एक प्रोसीजरल लैप्स हो सकता है, मैं ये मान सकता हूँ ना सर, इस सर चीज को मैं प्रोसीजर ये तो कहूँ कि पेनाल्टी मैंने कहाँ मांग रहे वायलेट हैं? किया, लेट मैंने फीस मांग रिटर्न ही रहे नहीं फाइल हैं किया। सर, इसलिए तो लेट फीस मांग रहे हैं आपसे खाली। नहीं सर, वो 25 वो बता रहे पेनल्टी लगा रहे हैं सर। नहीं पेनाल्टी नहीं, अपनी अभी लेट फीस की बात हो रही थी ना। नहीं सर, वो पेनल्टी कह रहे हैं, संजू की पेनल्टी लगा रहे हैं 50,000 रुपए की। सर मैं दोनों चीज कह रहा हूँ। हाँ। नोटिस में तो 50,000 की मैं पेनल्टी मांग, पेनल्टी की कह और रहा था मैं अगर सर, पेनल्टी नहीं लगा सकते। पेनाल्टी तो और नहीं अगर लगेगा, पेनाल्टी तो नहीं लगेगा, नहीं लेट फीस तो लगेगा। जब पेनल्टी नहीं लगेगा 9C पे, नहीं बिल्कुल सर, नहीं लगेगा। तो सब वही भेज दीजिए जिससे हमारा बच जाए पेनल्टी। आप सेक्शन नोट करो सर, आप सेक्शन 44 लिखो, 47 44 लिखो, सेक्शन 125 एंड सेक्शन 126, ये जी 4 जी सेक्शन पढ़ना सर, आप। बस ठीक सर सर। 44 नोट 126 44, और 47, 47 125, 126। ठीक है सर जी। सर मुझे एक बात और समझ नहीं आई, वो कह रहे हैं 73 में ये नोटिस है भेजा हुआ है, वो 73 तो हाँ में जी, कैसे बेकार है, भेजेंगे सर? 73 कैसे डरेंगे? वो बेकार है, वो बेकार है। नहीं पहले नोटिस 61 में 125 की भेजा आएगी। था सर, पहले 61 में भेजा था, अब 73 में भेजा है उसी चीज को। तो 73 तो एप्लीकेबल फिर नहीं होता इस पे। सर आप तो बात ही फिर मत करो उससे। हाँ, उसमें तो कुछ नहीं। 73 में कैसे हम लिख दें रिप्लाई में कि ये आप गलत वो कर रहे हैं, मतलब जो आप भी है उनको, फिर अगर लिखना आप है। सीधे फिर 73(1) में रिप्लाई करो ना कि भाई 73 में तो नोटिस भेजा है, आई हैव नॉट डिप्लॉयड फोर लिम्स ऑफ द 74। क्यों मांग रहे 74 में आप? नहीं 74 में नहीं सर, 73 में मांग रहे हैं। 73 में भी 4 है ना सर, वो आपने कोई चारों कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है आप पर, ना अप्लीकेबल तो नहीं है। कार्ड पेड है आप पर, ना रिफंड है, कोई वो आप चारों कंडीशन देख लो ना, है कहाँ संजोगी उसमें आपकी? 125 फिट होता आपके लिए, बस लेकिन उसके लिए अच्छा सेविंग क्लाउज अच्छा, है 126 में। जी 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 जी, और ठीक अभी तो आप ठीक। सिर्फ 74 को, 73 उन्होंने जो दिया है उनको क्रॉस करो बस। ये विकास, थैंक यू सर वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू। जी। जब मैं टावरगंज गया था तो बूत्रा जी आपकी आवाज, बूत्रा जमा जी दे आपकी दिया तो आवाज पूरी क्रैक करती है। आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा, आपका 2 फोन चालू है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, अपने डायरेक्ट बात कर लेंगे। राजेश कुमार जी कोई सवाल है आपका? राजेश कुमार अग्रवाल जी। नहीं सर, क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो तुम भी जुड़ा करो ना, खाली बैठे हो इसी में देंगे, अगर कुछ हो सकता है सर होटल रूम रेंट पे बिलो 1,000 पे कोई चेंज है सर? नहीं नहीं नहीं, कोई चेंज नहीं सर, वो टैक्सेबल है। टैक्सेबल 5% ही रहेगा सर। यस 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 यस। थैंक यू सर। हरिकिशन अग्रवाल, हरिकिशन जी। जी कोई सवाल? जी नमस्कार। कोई नमस्कार। सवाल नहीं है। मैं पृथ्वी असोल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स करें सर का आज। जी थैंक यू सर। सभी आदरणीय मित्रों का हमारी उपकाश वेबिनार के 304 सफल आयोजन में, सभी सत्र में, सभी के समापन सत्र में सभी का स्वागत करते हैं। और आज हमारे आदरणीय वेबिनार के मुख्य अधिवक्ता सीए श्री विकास कुमार बाका जी ने उनकी सुंदर सी वाणी से आज हमारे सभी आदरणीय मित्रों को जो ज्ञान दिया है उनके लिए धन्यवाद करते हैं। सर के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। सर, कांटों पर चलकर ही फूल खिलते हैं, कांटों पर चलकर ही फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर ही भगवान मिलते हैं। एक बात याद रखना मित्रों, जब भगवान कृपा करते हैं तब विकेश बागा जी जैसे गुरु मिलते हैं। सर 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 वेरी सर थैंक यू सर। आपने आप हमारे अधिवक्ता मित्रों को जो इतने सुंदर सा नॉलेज दिया, इतने अच्छे टॉपिक पर आज जो ज्ञान आपने हमें दिया है, और आपने जो पीपीटी पे मेहनत करी वो भी देखिए सर, कितना आपने संजोया है उस पीपीटी को अपने दिल से। हम सभी मित्रों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद कर सर। थैंक यू वेरी मच सर। यू आपके सर। लिए माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं वो आप पर कृपा बनाए रखें और आप हमारे मित्रों का यूं ही हमेशा ज्ञानवर्धन करते रहें। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू सर, थैंक यू, माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। वेबिनार को पुनः आगे बढ़ाते हुए हम हमारे
अजय कुमार अग्रवाल जी का भी सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सर इनकम टैक्स में हमारे अग्रवाल सर भी बहुत सुंदर नॉलेज देकर हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं। हम इस वेबिनार के समस्त पदाधिकारी गण एवं उपस्थित अधिवक्ता मित्रों की ओर से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका बहुत बहुत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय अंकित गर्ग जी का भी धन्यवाद करते हैं। थैंक यू अंकित गर्ग जी। समापन की ओर पुनः आगे बढ़ते हैं और हमारे आदरणीय शैलेश विश्वकर्मा जी का भी सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे संजय भटनागर जी का भी सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। इस सुंदर सी कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे परम आदरणीय हर्ष शर्मा जी, जिनके इस सुंदर सी सोच से यह ज्ञान की गंगा हमारे हिंदुस्तान में बह रही है और हमारे सभी अधिवक्ता मित्र इसमें लाभान्वित हो रहे हैं, इसमें स्नान करते हुए अपने ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। हम हमारे समस्त मित्रों की ओर से हर्ष शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कृपया ऐसी ही कड़ी को आगे बढ़ाते रहें और ऐसे ही हम बहुत सारे हमारे गुरुओं को लाकर, विकास कुमार बांका जी जैसे गुरु को लाकर हमारा ज्ञान अर्जन बढ़ाते रहें। धन्यवाद करते हैं आपका, थैंक यू सर। समापन के इस कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे इस सुंदर से वेबिनार को सफल बनाने में हमारे सभी आदरणीय अधिवक्ता मित्रगण जो इस वेबिनार में उपस्थित हुए, मातृशक्ति जो भी इस वेबिनार को ध्यान से सुना और सभी मित्रों ने इसको सफल बनाया, हम उपस्थित सभी मित्रगणों का, अधिवक्ता बंधुओं का, आदरणीय मित्रों का धन्यवाद करते हैं, सभी का आभार व्यक्त करते हैं और हम सभी से इस वेबिनार के सफल बनाने और हमेशा अटेंड होने के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप अपना ज्ञान अर्जन ऐसी हमेशा हर शनिवार को हमारी कड़ी से जुड़े और अपना ज्ञान अर्जन करें और कोई क्वेश्चन भी रहे तो हमारे आदरणीय गुरुओं से पूछकर अपना ज्ञान अर्जन करते रहें। पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सभी का धन्यवाद करते हुए हम समापन की ओर सभी से गुजारिश करते हैं, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। धन्यवाद। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाये तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, भारत माता की जय। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर आप सबसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए गुरुजी के साथ। भैया तो मैं देखो हेलो